लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा, प्रशांत किशोर रुकेंगे, टिकेंगे, और इस सवाल के पीछे वजन भी है। प्रशांत किशोर पहले अपने हिस्से की क्लैरिटी तो हासिल कर लें। बिल्कुल, कांग्रेस के साथ डील क्रैक कर रहे थे, नहीं ये- हुई तो बिहार आ गए। देखिए, कल ये- कोई बेटर डील मिल जाएगी तो फिर चले जाएंगे जैसे पहले चले गए। 1989 में राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तो हम लोग छोटे रहे होंगे उस समय, 7th या 8th क्लास में पढ़ते थे। तो हम लोग एम्बुलेंस में बैठकर गए थे देखने कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषण देने आए हैं। प्रियंका गांधी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। भाई ये बराबरी के लोगों में बात होती है। मैं गांधी फैमिली से किस बात पे दोस्ती की आशा रख सकता हूँ? उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी इच्छा हुई कि वो मेरे से ना बात करें, तो मैं राहुल गांधी से क्या बात कर सकता हूँ? मैं तो बात नहीं कर सकता हूँ। आहत आशिक की तरह बर्ताव कर रहे हैं, कोई ये इल्जाम दे सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। क्या आपने ऐसा मंत्र दिया नीतीश कुमार को? ज्यादा बात नहीं करते हैं मीडिया से। नीतीश कुमार को मैं क्या मंत्र दूंगा? वो सारे बिहार को उन्होंने मंत्र दे रखा है। एक और आपके पुराने सहयोगी लालू यादव, उनकी एक प्रतिक्रिया आई है, सारे देश से घूम आए, सब जगह से लोगों ने लौटा दिया, वहीं पहुंचे जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रह गया। कम से कम सारे देश में घूम कर आए, सारे देश में चोरी करके तो आए नहीं हैं। क्या आपकी कभी अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने या इस तरह की बातचीत हुई कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल चेहरा रहें और प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बन जाएं? 1 साल की यात्रा के बाद मान लीजिए ये तय पाया जाता है कि जन स्वराज का जो अभियान है उसे एक पॉलिटिकल फ्रंट की शक्ल दी जाए। क्या वो बिहार सेंट्रिक पार्टी होगी या एक ऐसी पार्टी होगी जिसकी शुरुआत बिहार से हुई? कैसे संतुलन साधते हैं आप पर्सनल और प्रोफेशनल का, पर्सनल और पॉलिटिकल का? जमघट, वो मंच लल्लन टॉप का जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं। जमघट के सीजन 1 में आपने तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले देखा, सुना, और फिर जनादेश किसको मिला, कैसे जनता ने उनको परखा, ये भी देखा। तब से लगातार दर्शकों की ये डिमांड थी, ये आदेश था कि जमघट का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो हमें लगा कि इसे दोबारा शुरू किया जाए, और दोबारा शुरू करने के लिए उस व्यक्ति से बेहतर भला कौन होगा जिसकी आमद ने हिंदी पट्टी में पर्याप्त हलचल मचा दी है। मेरे साथ जमघट के इस अंक में है प्रशांत किशोर। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, एक बात बताइए, अब आपका परिचय किस तरह से दिया जाए? काहे से आपने तो मुनादी पीट दी कि आईपैक से हमारा वास्ता ना माना जाए, है? केसीआर को चुनाव आईपैक लड़वा रही है, प्रशांत किशोर नहीं लड़वा रहे हैं। कांग्रेस से आपकी गुइयां बज्जू हुई नहीं। नीतीश जी आपके व्यक्तिगत मित्र हैं, पर पार्टी के साथ तो पहले ही आप अलविदा की नमाज पढ़ चुके हैं। मोदी जी पुराने मित्र हैं, पर भाजपा के साथ वैसा ताल्लुक नहीं है। चुनावी रणनीतिकार वाले तमगे को आप खुद ही 1 बरस पहले त्याग चुके हैं। तो क्या है प्रशांत किशोर, बिहार में सत्ता की आहट टटोलने वाले एक महत्वाकांक्षी, राजनीति की लिहाज से अभी भी युवा नेता कहा जा सकता है अब आपको? नहीं, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही कहें, वही नेता तो जनता बनाएगी, अगर बनाएगी तो। मैं बिहार में एक बड़े सपने को लेकर आया हूँ, और वो सपना ये है कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाने में अगले कुछ साल लगाए जाएं, और वो नई राजनीतिक व्यवस्था 3 मूलभूत बातों पर मेरी समझ से आधारित है। आज की तारीख में जो मेरी सोच है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में जो स्थिति है आज, वो पिछले 30 साल के लालू जी और नीतीश जी के राज के बावजूद है, उसके बाद है। तो अनलाइक मेनी अदर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लालू जी ने क्या किया क्या नहीं किया, नीतीश जी ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी वो करने का दावा कर रहे हैं या करते रहे हैं, उसको मान लिया जाए। मान लिया जाए कि लालू जी के राज में सामाजिक न्याय की बात हुई, जो सामाजिक तौर पे पिछड़े लोग थे उनको आवाज़ दी गई। मान लिया जाए कि नीतीश जी का जो दावा है कि बिहार के अंधकार में स्थिति में उन्होंने विकास की लौ जलाई, लेकिन इसके साथ आज जो क्रूड सच्चाई है कि इस 30 बरस के इनके शासनकाल के बाद
बिहार देश का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा भूखमरी के शिकार लोग, सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा पलायन वाले लोग, वो सब बिहार में हैं। ये दिखाता है कि जो लोग भी राजनीतिक सामाजिक तौर से जागृत या प्रबुद्ध लोग हैं बिहार में, या सामान्य पब्लिक भी, वो ये ऐसा समझती है, उनके लिए क्लियर है कि भाई जिस रास्ते को चलकर हम यहाँ पहुँचे हैं, या उस रास्ते पर हम आगे विकसित बिहार की नींव नहीं रख सकते हैं, उस पर चलकर हम विकसित बिहार बनते हुए नहीं देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए एक नई सोच और एक नए प्रयास की ज़रूरत है। अब उसमें दावा कन्फ्यूजन ये है कि ये नई सोच और नया प्रयास किसका हो। मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति या कोई दल अगर ये कहता है कि ये नई सोच या नया प्रयास वो कर सकता है, तो या तो वो व्यक्ति बेवकूफ़ है या वो सिरे से सब जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। क्योंकि 13 करोड़ की जनता, 50 बरस से लंबे समय तक का उनका पिछड़ापन, वो किसी एक व्यक्ति या किसी दल के आने से ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ, जो मैंने शुरुआत में आपको बात बताई, द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, कि सही लोग, बिहार में जो लोग सही लोग हैं, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सही सोच के साथ एक सामूहिक प्रयास करें, तो उससे ही बिहार के आगे का रास्ता बेहतर हो सकता है। मेरा पूरा टाइम, मेरी पूरी कमिटमेंट अभी उस दिशा में है। अगले 1 साल तक कम से कम मैं पूरा समय ऐसे लोगों को मिलने, उनसे समझने, उनको अपनी बात समझाने में लगाना चाहता हूँ, जो कि इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं। एक बार जब लोग इस सोच से इत्तेफाक रखेंगे, तो जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, अगर वो सब मिलकर तय करते हैं कि सबको एक साथ राजनीतिक मंच या किसी दल में आना है, तो प्रशांत किशोर भी उस दल या उस मंच के हिस्सा हैं या होंगे। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ आया, मैंने एक दल बनाया, उस दल का मैं खुद ही प्रेसिडेंट बन गया और मेरा ही चेहरा है और मैं कह रहा हूँ कि मैं सबको सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी भूमिका ये है कि वो सारे लोग जो बिहार की स्थिति को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग जो यहाँ की धरती से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग जिनका भविष्य और वर्तमान बिहार की बदहाली या खुशहाली से जुड़ा हुआ है, उन सारे लोगों को एक साथ आना होगा। मेरी भूमिका यह है कि उनको साथ में लाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, उनको मनाया जाए, उनका अनुनय विनय किया जाए कि भाई साहब आप साथ में आइए, मैं भी अपनी ताकत लगाता हूँ, एक ईंट आप भी डालिए, एक ईंट मैं भी डालता हूँ, और अगर सब मिलकर कुछ प्रयास करेंगे तो ही बिहार बदलेगा। आपने शब्द इस्तेमाल किया अनुनय विनय। जी, आपके आलोचक कहते हैं प्रशांत किशोर के मुंह से विनय की भाषा या मुहावरा सूट नहीं करता। एक लगातार कहा जाता है कि एक एरोगेंस है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ उठते बैठते हैं, तो सामान्य कार्यकर्ता के लिए आप कितने सहज रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि चूंकि मार्केटिंग के आप मास्टर हैं, तो एक डेमीगॉड जैसी इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो एक उद्धारक आ गया है जो बार बार लगातार सामूहिक नेतृत्व की बात तो कर रहा है, पर अंदर खाने उसे जानने वाले कहते हैं कि जब वो मीटिंग में बैठता है, सबकी सुनता है, फिर अपनी कहता है और ये उम्मीद करता है कि अक्षरशः एक कॉरपोरेट सीईओ की तरह उसके कहे का पालन हो। हाउ विल यू डील विद दिस परसेप्शन? देखिए, मैंने सामूहिक नेतृत्व से ज़्यादा मैंने सामूहिक प्रयास की बात कही है। प्रयास इसलिए कि जब आप कह रहे हैं कमरे में बैठते हैं, तो बात तो सबकी सुनी जानी है, मेरी भी उसमें एक वॉइस है। मेरा जो काम करने का तरीका है कि आप मुझे कन्विंस करें या मैं आपको कन्विंस करूंगा, और उसके बाद जो बात उस चर्निंग से या उस आर्ग्यूमेंट से निकल कर आए, उस पर दोनों साथ में चले। मैं अपने आप को आपके सामने रख रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मेरी समझ से ये रास्ते हैं, आप उसका काउंटर दें, या आपके पास अगर बेहतर ऑल्टरनेटिव है तो वो बताएं। संभव है कि आप बेहतर बता रहे हैं तो मुझे उसको मानने में कोई हिचक नहीं। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनसे आप ये समझ सकते हैं जाकर कि मैं इस बात का बड़ा हिमायती हूँ कि यू बीट मी इन द थॉट और द आइडिया और द सजेशंस और द सोल्यूशन फ्रेमवर्क। और अगर कोई देता है तो वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आपने कहा डेमीगॉड, ये तो बिल्कुल बेकार बात है। मैं तो बिल्कुल ही साधारण तरीके से अभी एक कदम मैंने रखा है।
मैंने किया क्या है? कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद एक ट्वीट के माध्यम से लोगों को बताया कि भाई मैं जनता के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वी द पीपल, जनता ही मालिक है देश में, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में मैं कुछ करूँ उससे पहले मुझे लोगों के पास जाना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। उसके बाद ही कोई एक ब्लूप्रिंट बिहार के समस्याओं पर और उसके समाधान का निकाला जाना चाहिए। देखिए, आप ये बात कह रहे हैं, पर दूसरी बात जो मैं आज सुबह पटना आ गया और लगातार बिहार के अपने मित्रों के, क्योंकि लल्लन टॉप का जो न्यूक्लियस है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से मिलकर बना है, और देश की राजनीति का भी जी। लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा, प्रशांत किशोर रुकेंगे, टिकेंगे, और इस सवाल के पीछे वजन भी है। मेरे सामने 2 मई का ट्वीट है। आप 2 मई 2021 को, ट्वीट नहीं एक इंटरव्यू है, एनडीटीवी के श्रीनिवास जैन से आप बात करते हैं और आप कहते हैं, मैं जो कर रहा हूँ उसे जारी नहीं रखना चाहता, पर्याप्त काम कर लिया, अब मेरे लिए एक ब्रेक लेने, जीवन में कुछ करने का समय है। जी। फिर आप 1 बरस खर्च कर देते हैं गांधी परिवार को मनाने या समझाने में। लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर पहले अपने हिस्से की क्लैरिटी तो हासिल कर लें। बिल्कुल, कांग्रेस के साथ डील ट्रैक कर रहे थे, नहीं हुई तो बिहार आ गए। देखिए, कल कोई बेटर डील मिल जाएगी तो फिर चले जाएंगे जैसे पहले चले गए। जो लोग, पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं आकर चला गया हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज। जो बात है कि 1 साल का समय लिया, आपने ठीक कहा। 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, तो मैंने पब्लिकली ऑन टेलीविजन ये कहा, आपने एक इंटरव्यू का हवाला दिया, मैंने कई इंटरव्यू जो उस समय करे, सबसे पहले था, तो कि भाई मैं अब ये काम नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग हैं, जो आपकी पहचान बन जाती है, जिस काम के आधार पर आपकी पहचान बन जाती है, लोग मानने को तैयार नहीं है कि छोड़ सकते हैं। भाई क्यों छोड़ेंगे? हाँ। ये तो अभी तो अपने ऊंचाई पर हैं, ये क्यों छोड़ेंगे? अभी तो ये बंगाल जीता है इन्होंने, तो छोड़ेंगे क्यों? कुछ, और अगर छोड़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात कर रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है। पूरा जो साल बीता है मेरा, वो उस मानसिक अंतर्द्वंद में बीता है, जो कि मैंने अपने लिए निकाल के रखा है कि आगे कुछ करने से पहले मैं हर पहलू को समझ लूं, सोच लूं, उस आगे का रास्ता क्या तय करना है। जब पूरी क्लैरिटी हो जाए तो उसमें कदम उठाऊं। अब आपने बीच में एक नई कहानी बना दी कांग्रेस की। भाई उन सारे ऑप्शंस को असेस करने का एक हिस्सा कांग्रेस से मिलना, उनसे बात करना भी था। कुछ लोग ने आकर सही पूछा कि अगर कांग्रेस से किसी वजह से बात आपकी बन जाती और आप कांग्रेस को ज्वाइन कर जाते तो बिहार में क्या होता। मैंने उनको बताया कि देखिए, जो बात वहाँ हुई वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मीडिया के हवाले से कुछ खबरें लीक हुई, आपको ध्यान होगा, उसमें ये कहा गया कि मेरे ब्लूप्रिंट का या मेरे सजेशन का एक मेन हिस्सा ये था कि यूपी, बिहार और उड़ीसा में एक नए तरीके के प्रयास की जरूरत है। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली 1 मिनट को अगर आप मान लें कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर जाता, तो भी बिहार में वही कर रहा होता जो मैं आज कर रहा हूँ। फर्क इतना होता कि मैं इसको कांग्रेस के बैनर के तहत कर रहा होता। ये इंटरव्यू सदाकत आश्रम में हो रहा होता। अब ये मुझे पता नहीं सदाकत आश्रम में हो रहा होता या कहाँ होता, लेकिन वो कांग्रेस के बैनर के तहत हो सकता था। लेकिन जो काम है, जो मेरा प्रयास है, वो वही है जो मैं उस समय कर रहा होता। उनसे बात नहीं बनी या हमें ऐसा लगा कि वो रास्ता बहुत आगे तक नहीं जा सकता है अभी, तो उसको छोड़ दिया और वापस जो चीज़ हमें करनी थी, जिस चीज़ को तय किया हुआ था, उस चीज़ पर वापस आए हैं। बिहार, चाहे मैं कांग्रेस से बात करूं या टीएमसी के साथ उस समय बात करूं या किसी दूसरे पार्टी या नेता से बात कर रहा हूं, बिहार उसके सेंटर में था और आगे रहेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ रहेंगे, छोड़ देंगे, चले जाएंगे, भाई उनको उनके मन की शंका रहने दीजिए। जब मैं यहाँ रहूँगा, आप मुझसे मिल रहे हैं पटना में, आप हर दूसरे महीने आइए, हर दूसरे दिन आइए। जो लोग सोकॉल्ड यहाँ होने का दावा करते हैं, वो तो गर्मी की छुट्टियां मनाने कहीं बाहर गए हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ऐसी बात नहीं है। लोगों की शंकाएं बिल्कुल निराधार नहीं हैं। मैं बिहार में लंबे समय तक नहीं रहा हूँ, तो अगर लोग कहते हैं भाई वो रहेंगे यहाँ, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा अपने कार्य से, अपनी गतिविधियों से, अपने कमिटमेंट से कि हाँ भाई मैं यहाँ रहूँगा। और जब वो लोग रहते हुए देखेंगे तो उनको खुद का खुद विश्वास होगा। दूसरी उसका पहलू दूसरा ये है कि ये तो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग ये नहीं कह रहे कि ये आदमी बदमाश है,
या ये आदमी काम नहीं कर सकता है। वो ये कह रहे हैं कि आदमी तो ठीक है, रहेंगे यहाँ पर, वो एक ठीक है, ये तो रिलेटिवली एक स्मॉल प्रॉब्लम है सॉल्व करने की, मैं यहाँ रहूँगा तो लोगों को दिखेगा और लोग उस पर यकीन करेंगे। प्रशांत, मैं इस सवाल पे लौटूंगा, ख़ास तौर पर आपके कांग्रेस के जो मित्र हैं, वैसे बुज़ुर्ग वकील मित्र भी जो आपके डेटा कलेक्शन से अभिभूत थे, वैसे भी जो आपको वहाँ खारिज कर रहे थे, वैसे भी जो ये थ्योरी प्रोपोगेट कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी चाहती थी कि आप सिस्टम में आएँ लेकिन राहुल वॉज नॉट ऑन सेम पेज। आई विल कम टू दैट। प्रशांत किशोर के साथ लल्लन टॉप के दर्शक पहली बार मुखातिब इसी पटना में होते हैं, साल 2018 का था। हम तो इंटरव्यू करके चले गए भाई साहब, पर हमने सुना है कि आपकी उस वक्त की जो पार्टी थी JDU, उसका ओल्ड गार्ड बड़ा खफा रहा। लल्लन टॉप का इंटरव्यू रिलीज़ हुआ, इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में आपका इंटरव्यू छपा, हेडलाइन थी कि मुझे लगता है कि नीतीश को फ्रेश मैंडेट लिया जाना चाहिए था। उसके बाद किसी ने क्या, खैर आप तो इशारों में कहेंगे कि कोई विदेश में छुट्टी बनाने जाता है, हम नाम लेके कह देते हैं, RCP सिंह और लल्लन सिंह, आपके दो पुराने बुजुर्ग मित्र, खूब टिप्पणियाँ की गई आपके बारे में। आपको JDU छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था क्या हुआ था 2018 में? Why did you leave JDU? नहीं, JDU तो लीव मैंने दिसंबर में किया है, दिसंबर 2019 में किया है जी। आप जिस इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं वो तो अपने खुद से ही आपने दर्शकों को डेट बताया 18, तो 1.5 साल तक उस इंटरव्यू के आधार पर तो बात नहीं बनी होगी। आपने जो सवाल किया था जिसको लेकर थोड़ी तल्खी पार्टी में रही थी और मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, जिसमें मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन से जब उन्होंने शिफ्ट किया और वो NDA का हिस्सा बने तो मेरी समझ से उनको फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था, वो सही निर्णय होता है। आज 3 बरस के बाद विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट व्हिच मेक्स एवरीवन वाइजर, मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो मैंने कहा था वो सही था, इसलिए कि इवन फॉरगेट अबाउट द मोरल्स एंड एथिक्स ऑफ इट, राजनीतिक तौर से भी जदयू की जो स्थिति उस समय थी, नीतीश कुमार एज ए लीडर की जो स्थिति बिहार और बिहार के बाहर थी, वो उस हर व्यक्ति आज ये मानेगा कि उसके मुकाबले आज बहुत कमजोर है। वो इसलिए है और इसीलिए मैंने उस समय कहा था कि उनकी स्थिति और बेहतर होती एक राजनेता के तौर पे, अगर उन्होंने निर्णय लिया किसी वजह से कि मैं जिस दल के साथ चुनाव जीत कर आया था उससे अलग हटके जिनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा उनके साथ जाना चाहता हूं, तो वैसी स्थिति में उन्हें जनता का फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था। उसके बाद आपने 1-2 सज्जन का नाम लिया है, वैसे नहीं, पार्टी में कई लोगों ने ऐसा कहा कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि भाई इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज की परिपाटी है कि नेता सही करे या गलत आप उसको अंधभक्त की तरह उसका सपोर्ट करें। मेरा वो स्वभाव नहीं है, मैंने कहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसके कहने से मैं जदयू छोड़ कर नहीं गया। उसके बाद में 1.5 साल तक जदयू में था, जदयू में छोड़कर गया हूँ NRC CAA के मुद्दे पे। उसमें भी वही बात पलटी मारने वाली कि पार्टी के फोरम्स पे आप कह रहे हैं कि हम CAA NRC के खिलाफ हैं और पार्लियामेंट में आपने उसके पक्ष में वोट कर दिया। फिर जब मैं आकर नीतीश जी से मिला छोड़ने से पहले, या ये कहिए कि मुझे जब निकाला गया उससे पहले, तो उन्होंने क्या हुआ, निकाला गया कि छोड़ा? निकाला गया, मुझे निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। तो मैंने उनसे आकर पूछा कि साहब हमने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में वोट हो गई कोई बात नहीं, लेकिन हम बिहार में इसको लागू नहीं करेंगे। तो वो बात मुझे समझ में नहीं आई कि भाई पार्टी के इंटरनल फोरम पे अगर हम इसके पक्ष में नहीं हैं, आप बिहार में लागू करना नहीं चाहते हैं, बिहार विधानसभा में आप इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में वोट करने की जरूरत क्या थी? उसको लेकर मैंने ओपनली पब्लिक में बयान दिए जो पार्टी को नागवार गुजरी। उसके बाद नीतीश जी ने और उनकी पार्टी ने ये उचित समझा कि मुझे निकाल दिया जाए। मुझे निकाल दिया उन्होंने। उनको मेरी ढेरों शुभकामना, उस समय भी मैंने ट्वीट करके उनको खूब शुभकामना दी थी। उस समय पार्टी जो थी वो 17 MP, लोकसभा में 16 MP और करीब करीब 75 MLA की पार्टी थी। आज उनके 40-42 विधायक हैं। तो आपके सामने है, जनता के सामने है कि स्थिति उससे बेहतर हुई है या खराब हुई है। मैं तो पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि ये प्रशांत ना ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का बाना ओढ़ने की कोशिश करते हैं। असल में बात ये थी कि उन्होंने JDU के रैंक एंड फाइल में खुद को असर्ट करना शुरू कर दिया था एंड द ओल्ड गार्ड RCP सिंह, लल्लन सिंह। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये बात आपने उस इंटरव्यू में पूछा था, उसके बाद मेरे सामने ये बयान है, देखिए पर दया करते हुए पार्टी में लिया गया था, देखो वो क्या कर रहा है। ये RCP सिंह का बयान है आपके बारे में। ठीक है, लेकिन जो आप भी पॉलिटिकल स्पेस को कवर करते हैं, रीजनल पार्टीज में कोई कलेक्टिव लीडरशिप की
बहुत गुंजाइश है नहीं। जदयू में वो होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। मुझे आपको पता नहीं था वो नहीं, बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं। मुझे लेकर नीतीश कुमार आए थे, मैं नीतीश कुमार से बात करके उनसे समझ के उनको नेता मानकर आया था। दूसरा व्यक्ति जब पार्टी में क्या कहता है उसकी कोई बहुत भूमिका नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सारे लोग सीनियर हैं, उन्होंने जो कहा वो ठीक है, उनकी मानसिकता मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। देखिए, किन शब्दों का आप चयन करते हैं, क्या आप बोलते हैं, ये आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई, आपके संस्कार दर्शाते हैं। मेरा वो स्वभाव नहीं है, मैं किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करता हूं। जो करता है वो करे, उसको मुबारक। नीतीश कुमार से मुलाकात होती है? नहीं, मेरी मुलाकात पिछली हुई थी दिल्ली में। आप लोगों ने, मतलब मीडिया ने उसको कवर भी किया, नीतीश कुमार ने उसको बयान देकर बताया भी कि मेरे से उनके बहुत पुराने गहरे ताल्लुकात हैं, इसलिए मिले। बेसिक बात यह है कि मैंने जैसा पहले बताया था कि उनको कोविड हो गया था, उसके बाद मैंने फ़ोन पे 1-2 बार मेरी बात हुई उस दौरान। तो उसके बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे तो मैं उनका कुशल क्षेम पूछने गया था। उसके बाद मैं जब पटना में आया हूँ उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक मुलाकात होनी थी लेकिन मैं समय नहीं, उस समय मैं कहीं व्यस्त हो गया, इसलिए नहीं जा पाया। ये भी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जानबूझ के ये खबरें लीक करते हैं कि मेरी नीतीश कुमार से मुलाकात होने वाली है, वो वेट कर रहे हैं या मैं जा रहा हूँ, टू गेट पॉलिटिकल एडवांटेज, और जेडीयू के काडर को ये मैसेज देने के लिए कि आऊँगा तो मैं ही, तैयार रहो। नहीं, अरे ये बात मुझे लीक करने की क्या ज़रूरत है। ये सीएम ऑफिशियल रेजिडेंस पे मैं जिस दिन यहाँ आया हूँ 1 मई को ऑफिशियल रेजिडेंस पे 4 बजे मेरी उनसे मीटिंग थी। ये लीक करने की बात नहीं, वहाँ तो 50 मीडिया के लोग खड़े थे, मैं वहाँ गया नहीं या जा नहीं पाया। क्यों नहीं गए? मैं कहीं फंस गया, मेरे नहीं पहुँच पाया वहाँ पे। तो मैंने फ़ोन करके बताया अभी कि भाई मैं 4 बजे तक नहीं पहुँच पाऊँगा। इतनी सी बात है, इस पर लीक करने की क्या बात है? तो पटना के सारे पत्रकार वहाँ आपको बताएंगे, इसमें लीक क्या करना है। एक और नीतीश कुमार पे सीधा सवाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में अंदर खाने कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए लगभग राजी हो गए थे। कितना सत्य है? अब ये तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे, वो पार्टी को मर्ज करना चाहते थे नहीं चाहते, ये इसका जवाब नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। आपने इनकार नहीं किया इससे? भाई पार्टी नीतीश कुमार की है। तब आप पार्टी में थे? नहीं, मैं पार्टी में हूँ, लेकिन उस समय पार्टी में, जैसे उन्होंने सीए पे निर्णय लिया खुद से कि मुझे वोट करना है, मेरे से तो पूछा नहीं। तो अगर वो कांग्रेस में विलय कर रहे थे कि बीजेपी में विलय कर रहे थे, तो जवाब वही दे पाएंगे। राजनीतिक ऑब्जर्वर इस जवाब के मायने ये निकालेंगे कि प्रशांत किशोर ने इनकार नहीं किया। अब ये जबरदस्ती, मैं कह रहा हूँ कि वो भाई बीजेपी में विलय कर दें, कांग्रेस में विलय कर दें, स्टैंड अलोन रह दें, ये नीतीश कुमार का निर्णय रहा होगा। अगर कभी उन्होंने सोचा होगा तो उन्होंने मेरे से ये कभी डिस्कस नहीं किया। और खोल देता हूँ थोड़ा, शायद आप रोशनी डाल सकें। कहा गया कि नीतीश तो दिल्ली में डेरा डाले रहे, प्रशांत किशोर की भी काफ़ी भूमिका थी चीज़ों को तय करवाने में, लेकिन ऐन वक्त पे राहुल गांधी देश से बाहर चले गए। नॉट रीचेबल वाली टोन बजती रही 48 घंटे तक। नहीं, अब ये इन बातों की मुझे खबर नहीं है। जब नीतीश कुमार वहाँ पर दिल्ली गए थे उस समय उनकी ये 17 सीटों का जो बराबर सीटों के लड़ने के डिस्कशन को लेकर गए थे, और उसके बाद उनकी कांग्रेस से या किसी पैरेलल किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से या पार्टी से बात हो रही थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं। ये वही बता सकते हैं कि उनकी कोई बातचीत अगर हो रही थी तो। क्या आपने ऐसा मंत्र दिया नीतीश कुमार को? ज़्यादा बात नहीं करते हैं मीडिया से, गाड़ी में बैठते बैठते एक आध सवाल पे रिएक्ट कर देते हैं। भैया ये तो आप, मतलब नीतीश कुमार को मैं क्या मंत्र दूंगा? वो सारे बिहार को उन्होंने मंत्र दे रखा है, 15 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको क्या मंत्र दूंगा? नीतीश कुमार जैसे सीजन लीडर को मैं मंत्र क्या दे सकता हूँ? वो उनको पता है किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। अच्छा, एक और आपके पुराने सहयोगी नीतीश के निश्चय को सत्ता के सिंहद्वार तक पहुंचाने में मदद करने वाले लालू यादव, उनकी एक प्रतिक्रिया आई है। सारे देश से घूम आए, सब जगह से लोगों ने लौटा दिया, वहीं पहुंचे जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रह गया। लालू जी का ऑब्जर्वेशन है, बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं उन पर कोई कमेंट, उनके टिप्पणी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा कि लालू जी ने अच्छा कहा, सारे देश से घूम कर आए हैं, तो कम से कम सारे देश में घूम कर आए हैं, सारे देश में चोरी करके तो आए नहीं हैं। तो मुझे तो कम से कम देश का थोड़ा बहुत तो एक्सपोजर या थोड़ा बहुत तो ज्ञान है। लौट कर आए हैं, अपने घर आए हैं, आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है। बाकी मेरा कुछ है कि नहीं है, स्वाभाविक है, मेरा अभी तो कुछ नहीं है। अगर होगा तो जनता बनाएगी तो वो दिखेगा।
क्या इसलिए इतना संभल के बोलना पड़ रहा है ताकि भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं खत्म ना हो? कोई संभावना नहीं, इसमें संभलना क्या भाई, मैं तो सीधे आपको बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला। आरजेडी के साथ प्रशांत किशोर कभी साथ नहीं नजर आएंगे? भाई मेरी कोई पार्टी नहीं तो मैं कैसे साथ में आऊंगा। मैं देखिए, मैंने कह दिया कि जो मैं काम करता था वो छोड़ दिया। आरजेडी ज्वाइन करने की संभावना अगर आप पूछ रहे तो 200% ना है। संभावना नहीं, तो फिर गठबंधन सब मेरी कोई पार्टी तो प्रशांत किशोर का क्या गठबंधन किससे हो जाएगा? चलिए, प्रशांत किशोर व्यक्ति का गठबंधन किसी पार्टी से कैसे हो सकता है? ठीक बात है। तो ये अभी आप नॉन कमिटल हैं पार्टी को लेके, अभी हम ही नहीं भर रहे हैं। मैं नॉन कमिटल नहीं हूं। मैंने ये कहा कि इस तरह पहले से 50 पार्टियां हैं, उसमें प्रशांत किशोर या कोई भी व्यक्ति आकर एक और पार्टी बना दे, उससे कोई बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी या उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मानना मुझे लगता है सही नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिहार में किसी नए राजनीतिक प्रयोग या नए राजनीतिक संभावनाओं को तलाशना है तो उसके लिए जनता के पास जाना पड़ेगा, यहाँ के लोगों से समझना पड़ेगा। अगर लोग मिलकर कुछ तय करते हैं तो उस समय वो स्थिति देखी जाएगी। आज के लेकिन उस स्थिति में भी वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, वो लोगों की पार्टी होगी जिसमें प्रशांत किशोर भी एक मेंबर हो सकते हैं। पार्टी का नाम जनसुराज होगा? ये नहीं पता मुझे। जब पार्टी बनेगी तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मीडिया को खबर होगी कि भाई उस पार्टी का नाम क्या हुआ। उसी मीडिया के हवाले से अगला सवाल है, आपके पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सेक्शन, सॉरी आपकी पूर्व कंपनी मेरी पूर्व कंपनी भी मेरी कंपनी नहीं है, लेकिन जिस संस्था के साथ मैं इतने लंबे समय तक जुड़ा रहा हूं उनके साथ मिलकर काम किया है। और जो संस्था अभी भी आपके जनसंपर्क के प्रबंधन में लगी है? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि वो टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, वो टीआरएस के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, वैसे प्रशांत किशोर के लिए भी। आईपैक इज नाउ वर्किंग फॉर प्रशांत किशोर? Yes, but in a different role, because earlier Prashant Kishore used to mentor that IPAC team. Now उनको ब्रांड प्रशांत किशोर को सेल करना है इन द इलेक्टोरल। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि आईपैक का काम नहीं है किसी ब्रांड को सेल करना, जैसे लोग समझते हैं, लेकिन जो काम भी आईपैक किसी दूसरे नेता या पार्टी के लिए करती रही है वो काम वो मेरे लिए कर सकते हैं, इसमें क्या कोई दिक्कत तो है नहीं। कर सकते हैं या कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप तो यहाँ पे वो आईपैक का बहुत बड़ा ऑफिस है, यहाँ पर सैकड़ों लड़के काम कर रहे हैं और वो कोई छुपने वाली बात तो है नहीं। अच्छा, मीडिया में एक खबर छपी आपके पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सेक्शन से, एक 1.5 साल से जुड़े शख्स ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि जिस शब्द का प्रशांत ने अपने ट्वीट में उल्लेख किया, पार्टी का नाम उसके इर्द गिर्द होगा, जनसुराज। और फिर कहा कि वैसे तो इस आइडिया को सार्वजनिक करने की तारीख आगे की तय थी, पर कांग्रेस वाला एपिसोड आने के बाद इसके लिए एक ट्वीट में प्रशांत सर ने 2 मई की डेडलाइन तय की, राजनीति में उतरने के संकेत दिए। 3 दिन से कई मेंबर से इस प्लान पर बात करते रहे, पटना पहुंचने पर हलचल तेज हो गई, मीडिया में चीज़ें लीक हो रही थी, इसलिए उन्हें ट्वीट करना पड़ा। ऐसे मतलब पहले तो आप समझ लीजिए कि आईपैक में जो पीआईयू यूनिट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि जो मेरे व्यक्तिगत डिसीजन है वो पीआईयू के थ्रू डिस्कस होकर आएंगे? उनको क्या पता होगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है या मैं किससे बात कर रहा हूँ? ये तो ऐसे हो गया कि जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं, जो नेता उस डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है और एड नॉजियम बयान दिए जा रहे हैं कि इस वजह से बात बनी, इस वजह से बात नहीं बनी। उनसे आप कम से कम पत्रकार होने के नाते ये तो पूछो कि भाई उस रूम में थे आप? दिग्विजय सिंह नहीं थे उसको? बिल्कुल नहीं थे भाई। दिग्विजय सिंह जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, झोंके पड़े हैं। अरे मेरी बात सुन लो ना, आपके दर्शकों को क्लियर कर देता हूं। बता दीजिए। दिग्विजय सिंह और उनके साथ कुछ अन्य लोग जिनका नाम पब्लिक डोमेन में है, वो उस कमेटी के हिस्सा थे जिनका लिमिटेड ब्रीफ ये था कि जो प्रेजेंटेशन का हिस्सा उनको दिखाया, कांग्रेस लीडरशिप ने तय किया, उनको दिखाया गया ये असेस करने के लिए कि क्या ये कांग्रेस के संविधान संगत है, इसको किया जाना चाहिए, इसके किए जाने के फायदे नुकसान क्या हैं, इसको किस तरीके से किया जा सकता है। कांग्रेस के बड़े लीडर चिदंबरम जी ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि लीडरशिप को लेकर कोई भी बात उसमें हुई नहीं है। अब जो व्यक्ति वहां था ही, अब वो कल आप जो दिग्विजय सिंह के जिस बयान का हवाला दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर को क्यों नहीं ज्वाइन कराया गया या क्यों उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे ज्वाइन करने और नहीं करने के डिस्कशन में वो शामिल ही नहीं थे। वो कमेटी के ब्रीफ का हिस्सा ही नहीं था। आप कमेटी में और जो दूसरे लोग थे, अंबिका जी थी, चिदंबरम साहब थे, जयराम थे, या जो लोग भी थे वहाँ, उनसे आप पूछ लीजिए कि कहीं उसमें डिस्कशन हुआ है?
उनको ये ब्रीफ ही वो डिस्कशन कांग्रेस लीडरशिप और मेरे बीच में थी। उसमें दिग्विजय सिंह कहाँ से आ गए, जबरदस्ती का आकर टीवी में बोले जा रहे हैं। तो ये जब आप कमरे के बाहर बैठे होते हैं और आपसे सवाल किया जाता है कि कमरे के अंदर क्या बात हो रही है, तो अब आप ये तो कह नहीं सकते अपने इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए कोई भी बोला मार दिया। तो चलिए उनको मुबारक हो, बहुत सीनियर लीडर है और अब तो बड़ा अच्छा है। प्रशांत किशोर वहाँ है नहीं और आगे की चुनौती कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़ी है। दिग्विजय सिंह जी उस कमिटी के चेयरमैन हैं जहाँ तक मुझे याद है, जिस पर एक सस्टेन्ड नेशन वाइड कैंपेन करने की जिम्मेवारी है। अब उनसे बेहतर अनुभवी लीडर तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है। एक राउंड उस कैंपेन का देश में हो चुका है। मतलब दर्शकों को आपके बताना चाहता हूं, अगर उनको ध्यान में ना आया कि वो कैंपेन कितना सक्सेसफुल था, तो मैं बता दूं कि उसका एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरे चरण के कैंपेन शायद वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो दिग्विजय जी को मेरी शुभकामना, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस देश भर में ऐसा देशव्यापी आंदोलन करे जिससे पार्टी और पार्टी के संभावनाओं की को बेहतरी मिले। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। प्रशांत किशोर कौन सी चीज़ है। मैंने ऑन रिकॉर्ड 10 बार कहा इस बात को कि भाई मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, कांग्रेस के लीडरशिप ने बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। यही उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। मेरे जैसे 1000 लोग कांग्रेस में बैठे पड़े हुए हैं। मैंने अपनी समझ से, जो मेरी समझ थी, मैंने बताया कि भाई ये चीज़ किया जा सकता है। उन्होंने जो कमेटी बनाई उसको एग्जामिन करने के लिए उन्होंने कहा नहीं भाई जो आप कह रहे हो वो ठीक है, इसके कहने का फायदा है, इसको करना चाहिए। उसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि भाई एक ईएजी ग्रुप बनाते हैं, उसमें आप हिस्सा बन जाइए और आप भी इसको इम्प्लीमेंट करने में मदद कीजिए। मुझे वो व्यवस्था ठीक नहीं लगी, मैंने मना कर दिया। कौन सी व्यवस्था ठीक लग रही थी आपको? मैं उस पर आ रहा हूँ। अब ये उनका मुझे बुलाना, ये उनका प्रीरोगेटिव है। मेरी बातों को मानना और नहीं मानना भी उनका प्रीरोगेटिव है। इसमें कोई कड़वाहट है नहीं। लेकिन मेरा प्रीरोगेटिव ये है कि भाई मैं चाहूं तो ज्वाइन करूं, ना चाहूं तो ना ज्वाइन करूं। ये कहना कि ये कर दिया वो कर दिया, भाई जो मेरे टीआरएस से संबंध क्या है या दूसरी पार्टियों से संबंध क्या है, ये इस मीटिंग में तो खुलासा हुआ नहीं। ये तो पब्लिक डोमेन में है कि मैं 10 साल से जिनके साथ भी मैंने काम किया है, ये तो कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप इंक्लूडिंग दिग्विजय सिंह को पहले से पता होना चाहिए था। तो बेचारे वो पहले ही कह देते कि इस आदमी से तो बात करना ही बेकार है, क्यों बुलाया भाई। मैं बिना बुलाए तो 10 जनपद गया नहीं था। आप भाई तो जर्नलिस्ट हैं, राजनीति कवर करते हैं, कोई भी व्यक्ति जाकर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े लीडर से खुद से तो मिल नहीं सकता है। वो सज्जन उन्होंने बुलाया होगा, मुझे बैठाया होगा, तभी मैं बात कर रहा था। अगर आपको मेरे कैरेक्टर पे, मेरी इंटेंशंस पे डाउट था तो नहीं मिलते, बात खत्म हो गई। लेकिन चलिए जो हो गया सो हो गया। मैं तो उनको शुभकामना दे रहा हूँ, पार्टी को शुभकामना दे रहा हूँ। आने वाले चुनाव अभी 4 महीने के बाद गुजरात और हिमाचल में हैं। पार्टी उसमें बहुत अच्छा करेगी तो जनता को दिखेगा, और उसमें दिग्विजय जी और उनके जैसे नेताओं की, सारे लोगों के प्रयास भी दिखेंगे। आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं बहुत। आपने जब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, अच्छा करेगी, आहत आशिक की तरह बर्ताव कर रहे हैं, कोई ये इल्ज़ाम दे सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नया प्रयास पार्टी कर रही है वो तो रिफ्लेक्शन उसका दिखना चाहिए चुनाव में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर उदयपुर चिंतन शिविर? कई लोगों ने कहा कि जो प्रशांत किशोर ने बताया वही चीज़ें पढ़ दी। नहीं भाई, मैं आप तो पटना में आप देख रहे हैं, मैंने एक तो उसको क्लोजली फॉलो नहीं किया है। पहले एक दिन तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि आपका क्या रिएक्शन है, तो मैं वो उदयपुर डिक्लेरेशन ढूंढने का प्रयास कर रहा था। वो एक दिन तक तो मुझे मिला ही नहीं कि डिक्लेरेशन है कहाँ। तो फिर मतलब कुछ ट्वीट्स पढ़े मैंने, कुछ भाषण के कुछ अंश पब्लिक डोमेन में डाले गए, वो मैंने देखा। फिर मुझे लगता है कि दूसरे दिन एक लंबा सा डिक्लेरेशन का जो एक PDF वर्जन आया है, उसको मैंने मतलब सरसरी निगाह से देखा है। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, उनका इंटरनल मैटर है, वो क्या डिसाइड करते हैं। एक आपको इंटरनल चीज़ हम भी बताते हैं प्रशांत किशोर। हमारे मुंबई में कुछ दोस्त हैं, सिनेमा लिखते हैं, तो आपके बारे में चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा गुरु ये हॉलीवुड की बड़ी तगड़ी सीरीज़ या फिल्म का प्लॉट है। तो हमने कहा क्या प्लॉट है बताइए। उन्होंने कहा एक जाइंट कॉरपोरेशन है जिसका शेयर डूब रहा है। शेयर डूब रहा है। अच्छा। मैट्रियार्क है, एक CEO है जो एम्बिशियस है, और एक एपरेंट एयर है, उत्तराधिकारी है, और बोर्ड रूम में एक टसल चल रही है। आप पत्रकार हैं और इन चीज़ों को मतलब एक
अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं भी। ना कोई डूब रहा है, ना कोई सीईओ है, ना कोई एम्बिशियस। डूब नहीं रहा है तो 650 स्लाइड की जरूरत क्यों थी? नहीं, पहली बात तो ये स्लाइड के नंबर डूब नहीं रहा है तो पिछले 5-6 साल की चुनावी परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं, क्यों? 5 साल नहीं, 10 साल से चुनाव हार रहे हैं। लेकिन ये आप तो कांग्रेस के लोगों से पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रही हैं बात? चलिए आप मुझे देखिए, मैंने बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने मेरे से बात करी तो मैंने एक प्रयास किसने किया। बात की? नहीं, कांग्रेस लीडरशिप से मेरी बात उससे पहले से चल रही ये है। व्हेन यू से प्रशांत किशोर कांग्रेस लीडरशिप, मेरे दर्शक क्या समझें? क्योंकि लीडरशिप मतलब मैं गांधी फैमिली समझता हूं, उसके आगे कोई उसको मैं leadership थोड़ा है। और खोल देता हूं, क्योंकि खबरें ये भी चलती हैं कि लीडरशिप भी हमेशा सेम पेज पर नहीं है। सोनिया गांधी की तमाम ऊर्जा, राहुल गांधी की महत्वाकांक्षाएं, राहुल गांधी की उपलब्धता अनुपलब्धता, और एक बड़े स्पेक्ट्रम में जो उनके अलग अलग सिपहसालार हैं, कमांडर हैं, प्लस प्रियंका गांधी, प्लस सो कॉल्ड ओल्ड गार्ड या ओल्ड लॉयलिस्ट, इन सबको मैनेज करने में जाती है। प्रियंका गांधी आपकी अच्छी दोस्त बताई जाती है। ये बिल्कुल गलत बात। देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया हुआ है कांग्रेस के साथ, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कोई, और देखिए ये बात तो पब्लिक डोमेन में है, जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो तो गांधी फैमिली ही है। अब मेरी बात किसी दूसरे से हुई नहीं है। पहली बार 10 जनपद पे ऐसा हुआ कि जब दूसरे लोगों को उस बातचीत का हिस्सा बनाया गया, और ये पब्लिक डोमेन में है। उससे पहले जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस की लीडरशिप, तो आप ये मानकर चलें कि वो कांग्रेस। यू टॉक अबाउट गांधी फैमिली। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली। मेरी किसी दूसरे से बात हुई नहीं है। प्रियंका गांधी आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। नहीं भाई, कैसे दोस्त हो सकते हैं? मैंने ये पहले भी कहा है कि दोस्ती वगैरह जो है ये बराबरी के लोगों में होती है। बहुत बड़े लोग हैं, हमारी क्या औकात है कि मेरी अमिताभ बच्चन का डायलॉग उधार ले रहे हैं आप? किसी का डायलॉग राजा और देखिए, हम लोग व्यवहारिक लोग हैं, और जहाँ से मैं उठकर आया हूँ, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से इस बात को समझता हूँ कि मेरी अपनी स्थिति क्या है। मैं गांधी फैमिली से किस बात पे दोस्ती की आशा रख सकता हूँ? भाई, मेरी कुछ यूटिलिटी उनको दिखी होगी, इसलिए वो मुझे सामने बैठाकर बात भी कर रहे हैं। अगर वो यूटिलिटी ना हो तो कहाँ गांधी फैमिली और कहाँ प्रशांत किशोर? मैं उनको भी ये बताता हूँ, कई बार मैंने कहा भी, जिक्र भी किया, आपके दर्शकों को बताता हूँ कि भाई 1989 में राजीव जी प्रधानमंत्री थे, और मेरे पिताजी जिस डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर थे, वहाँ पर वो एज ए प्राइम मिनिस्टर एक भाषण देने आए थे। झारखंड में थे तब? नहीं, बक्सर बक्सर आ गए थे तब तक। हाँ, और वहाँ पे राजीव जी आए थे प्रचार करने इलेक्शन के दौरान, 89 के दौरान। तो हम लोग छोटे रहे होंगे उस समय, 7th या 8th क्लास में पढ़ते थे। तो हम लोग एम्बुलेंस में बैठकर गए थे देखने कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषण देने आए हैं। तो एम्बुलेंस वॉज द ओनली व्हीकल दैट वॉज अलाउड टू गो नियरेस्ट टू द स्टेज। तो हम लोग एम्बुलेंस में बैठ के देखने गए थे कि भाई ये प्रधानमंत्री हैं, ये राजीव गांधी हैं। उस परिवार के सामने अगर वो आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो मेरी कुछ यूटिलिटी है, तभी हमारे लिए तो दोस्ती वगैरह की कहाँ से बात है। किसी ने कहा ये ट्रस्ट डेफिसिट है राहुल गांधी से आपका, आप कह रहे हैं कि मेरी इनसे दोस्ती। भाई, ये बराबरी के लोगों में बात होती है, मेरी क्या ट्रस्ट डेफिसिट उनसे होगी? उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी इच्छा हुई कि वो मेरे से ना बात करें, तो मैं राहुल गांधी से क्या बात कर सकता हूँ? मैं तो बात नहीं कर सकता हूँ। आपके दिमाग में तो कुछ रहा होगा, इतनी तैयारी के साथ गए। नहीं, देखिए, तैयारी की बात नहीं है। मुझे कोई भी बुलाएगा, कोई भी मेरे से बात करेगा, तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार तैयार होकर ही जाऊंगा। नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री हैं वो अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं क्या जाऊंगा? बिना प्रिपेयर्ड हुए जाऊंगा? बुलाते हैं? नहीं, मुझे कोई बुलाया नहीं उन्होंने। उनको कब क्या मिले आखिरी बार आप? बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। प्रशांत किशोर आंकड़ों का माहिर आदमी, एक एक तारीख जबान पे याद रखने वाला। नहीं, तारीख क्या बात है? नहीं, वेग सा नहीं, कई साल हो गए। तारीख आपको बताना, फोन पर बात होती रहती? नहीं, कैसे बात होती रहेगी भाई? वो प्रधानमंत्री हैं। I do not assume, Mr. प्रशांत किशोर, my job is to ask. I cannot assume कि बात होती है कि नहीं होती। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इसका कोई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछली बार कई साल पहले मिला था। जब उन्होंने बुलाया होगा तो जाकर मिलाऊंगा। और कौन सा डेट मुझे एकदम से ध्यान नहीं होगा भाई। आप फिर वही बात कह रहे हैं। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से आप बिना उनके बुलाए कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं, ये तो स्वाभाविक बात है। एक PDF लीक हुई थी व्हाट्सएप पे, मीडिया में, 85 स्लाइड की।
खूब टीवी शोज वगैरह भी हो गए उसमें। तो ये तो देखिए मीडिया का नेचर है। देखिए इस तरह के जब बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट या इस तरह की कोई बड़ी बात आप करने की जब कोशिश करते हैं तो प्रेजेंटेशंस वगैरह जब बनाई जाती हैं तो दसियों टीम उस पर काम करती है, अलग अलग स्लाइड्स पे, अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। उस ड्राफ्ट को फिर कोई अपर लेवल पे, हायर लेवल पे कोई टीम उसको देखती है, उसको कोलेट करती है, फिर वो मेरे लेवल पे कभी आया होगा, मैंने उसमें कुछ रखा होगा, कुछ चेंज किया होगा, कुछ ऐड किया होगा, कुछ डिलीट किया होगा। ये पूरी 1 साल 1.5 साल चली, एक लंबी चली प्रक्रिया है। जैसे आपने जिस पीडीएफ का जिक्र किया है वो साल भर पुरानी एक सेक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन का एक ड्राफ्ट है, वर्किंग ड्राफ्ट है। उसके आधार पर ही लोग टीवी का डिबेट कर रहे हैं। उसका मैं क्या कह सकता हूं उसके लिए? मैं आपको ये कह सकता हूं ऑन रिकॉर्ड कि जो 89 स्लाइड्स सो कॉल्ड जो लीक हुआ है या जो व्हाट्सएप पे चला है, उसके 10 या 15 स्लाइड्स ओरिजिनल फाइनल प्रेजेंटेशन में एज इट इज शामिल किए गए होंगे। हाँ, जो स्लाइड में कई ऐसे नेताओं के नाम थे जो अब कांग्रेस में है ही नहीं, तो वो स्वाभाविक है। 1 साल ऐसे होता। देखिए जो मैंने आपको शुरुआती बताया कि मेरा जो काम करने का तरीका है, अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ तो अलग अलग हम लोग टीम बनाते हैं, उनको कहते हैं भाई तो आप सोल्यूशन बनाओ। और ये सारे कॉर्पोरेशंस में होता है, सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। हर अलग अलग लोगों को आप बताते हैं कि भाई इसको अगर आप अप्रोच करोगे तो कैसे करोगे। लोग अपने आइडियाज को रखते हैं, फिर उसको कई राउंड के डिबेट और डिस्कशन के बाद कुछ फाइनल किया जाता है। जो स्लाइड्स पब्लिक डोमेन में हैं उसमें से कुछ स्लाइड फाइनल प्रेजेंटेशन का हिस्सा होंगी। चलिए, बीती ताही पिसार दे, आगे की सुध ले। youthinpolitics.com जी आपकी वेबसाइट है? ये आईपैक की वेबसाइट है। जो मैंने, जब मैं आईपैक के साथ एक्टिवली जुड़ा हुआ था तो ये जो यंग लड़के हैं जो पॉलिटिक्स में, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और कुछ मेरे से उनको लगता है कि प्रशांत किशोर या आईपैक जैसी संस्था से उनको कुछ मदद मिल सकती है, कुछ एडवाइस मिल सकती है, ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है। उसमें कोई 10 लाख लड़के जुड़े हुए हैं। Are you using that data pool? Are you tapping that resource? नहीं, वो लड़के तो मेरे से ही मिलते हैं। वो मैं अभी मैंने कुछ 7 दिन पहले उसका एक डिजिटल प्रोग्राम था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, जो 6500 लड़के उसमें जुड़े हुए थे जूम से। प्रशांत, आप बहुत लगातार पंचायत जीते हैं, मुखिया जीते हैं, इस पे बड़ा जोर रहता है जी, क्योंकि आप गांधी जी से बहुत प्रभावित हैं। और नहीं, ये गांधी जी की सिर्फ बात नहीं है, वो मतलब अगर आप कोई भी इलेक्टोरल आर्मी खड़ी करना चाहते हैं, इलेक्टोरली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ग्रासरूट पर आपकी एक आर्मी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री का सफर, मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ विद योर काइंड परमिशन। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी हमारी पहली मुलाकात में कि यदि कोई गांधी को नहीं समझता है तो मुझे लगता है कि उसकी समझ में दोष है ना? समझ में दोष नहीं कहा था मैंने, ये कहा था कि अगर गांधी की कोई बात आपके समझ से गलत लग रही है तो ऐसा आपको समझना चाहिए कि शायद उस बात को समझने की समझ अभी आप में डेवलप नहीं हुई है। थोड़ा अपने आप को और पढ़ने और उस चीज़ की गहराई को समझने का आपको अपने में वो क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये इट्स समथिंग विच यू शुड एज्यूम। मतलब सिरे से ये कहना कि गांधी ने ये बात कही वो गलत थी, उसको थोड़ा सा ठहर जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि रेड लाइट ना भी हो तो येलो लाइट की तरफ थोड़ा धीरे हो जाइए, देख लीजिए, समझ लीजिए। शायद उनकी कही हुई किसी बात जो कि आपको सीधे से कनेक्ट नहीं कर रही है या सीधे से आपको अपील नहीं कर रही है, संभव है कि उसके किसी पहलू को अभी आपको समझने की क्षमता आपके अंदर विकसित नहीं हुई है। गांधी जी जब अफ्रीका से वापस लौटे और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले तो एक ही सलाह दी गई कि किसी भी किस्म के सार्वजनिक उपक्रम में जीवन में उतरने से पहले देश घूमो, देश के लोगों को समझो। प्रशांत किशोर ने राजधानियां तो खूब घूमी, अलग अलग नेता, अलग अलग कैंपेन, पर अब उन्हें खुद घूमना पड़ेगा। ये आपका इस तरह का पहला प्रयास होगा। आपकी तैयारियां किस तरह की हैं, आपकी उम्मीदें किस तरह की हैं और चुनौतियां किस तरह की? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस। क्या प्रशांत किशोर अब बिहार को मथने वाले हैं, एक एक प्रखंड, एक एक ब्लॉक, एक एक जिले? बिल्कुल। देखिए, हम लोग यहाँ पहले भी काम करते रहे हैं। ऐसा लोगों का मतलब भ्रम है, भ्रम तो नहीं कहूँगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग कोई बड़े एसी ऑफिस में बैठ के और वहीं से सब कुछ स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। और इवन एस्टेब्लिश्ड पार्टी को मदद करने की जहाँ तक बात है, आपको नीचे उतरना ही पड़ता है। लोगों को आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आप क्या स्ट्रैटेजी या कोई एडवाइजरी क्या बनाएंगे? जहाँ तक बिहार में सब
का सवाल है, क्योंकि आप एक नया प्रयोग कर रहे हैं, एक नई चीज़, नई व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में कुछ प्रयास करना चाह रहे हैं। स्वाभाविक है कि आपको जितना हो सके लोगों के करीब, लोगों के बीच होना पड़ेगा। उसके लिए जैसा मैंने आपको नहीं, मतलब जनता को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया कि हमारी जो टीम है यहाँ, जो हमारे साथी हैं आईपैक के, उनके माध्यम से और डायरेक्ट भी जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, कोई 5 मई को कोई 17,500-18,000 लोगों ने एक हम लोग के पास उनकी जानकारी, या उन्होंने मुझे संपर्क करा हो या हमने उनको संपर्क किया हो, ऐसे लोगों की एक पूल है जिनको मैं पहले मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। अब वो संख्या थोड़ी बड़ी हो गई है। कितनी हो गई? When I was informed about 60,000। तो अब एक प्रयास है कि ऐसे लोगों के पास जाएं, उनसे मिलें अगले 100 दिन, 3-4 महीने में, क्योंकि पदयात्रा जो मुझे करनी है वो तो 2 अक्टूबर से करनी है। तो अभी कोई 4-1 महीने का समय है, तो मैं उस समय का उपयोग इन लोगों से जाकर मिलने, उनसे समझने, उनसे बातचीत करने में लगाना चाहता हूँ। हम लोग का शुरू का अपना अनुमान था कि ये नंबर बहुत छोटा होगा, तो उसको पटना में बैठ के या जिले में 1-2 दिन जाकर ऐसा उन सबसे मुलाकात हो सकती है। चूँकि ये नंबर बहुत बढ़ गया है और डेली बेसिस पे वो बढ़ रहा है, तो इसलिए अब तय किया है कि भाई पटना को छोड़कर नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में या ब्लॉक्स में या पंचायत में जाकर इन लोगों से मिलें, क्योंकि इतने लोगों को आप एक जगह तो बुलाकर नहीं मिल सकते हैं। तो अगले 100-125 दिन या 4 महीने का जो समय है पदयात्रा से पहले के लिए, तो उस समय का इसी चीज़ के लिए उपयोग करूँगा। जन स्वराज के लोगों में गांधी जी की तस्वीर के साथ एक कथन लिखा है, जन सुराज, स्वराज नहीं, सुराज। आई स्टैंड करेक्टेड। यस, द बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन। जी प्रशांत, आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, आई कैन अज्यूम स्टूडेंट हैं। मैं सोसाइटी का स्टूडेंट कह सकता हूँ, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट। पॉलिटिक्स इज सबसेट ऑफ, फॉर मी पॉलिटिक्स इज सबसेट ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, प्रशांत किशोर सोसाइटी के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं इन हिज ओन वर्ड्स। बहुत सारे लोग जिनकी राजनीति में दिलचस्पी होगी, हमारे पास बहुत सारे जो जनता के सवाल आए वो भी इसी से जुड़े हुए थे कि हम कैसे जुड़ें, कैसे करें। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक नेता की निर्मिति में यात्राओं का क्या है, क्योंकि जगन की भी हमने यात्रा देखी और बहुत लंबा इतिहास है। चौधरी देवीलाल, आडवाणी, जिनको आप, मुझे बताया गया, बहुत एडमायर भी करते हैं एक संगठक के तौर पे। मेरा एक रीज़न है एडमायर करने का कि यस, एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर ही क्रिएटेड अ पार्टी दैट वी सी एज लाल कृष्ण आडवाणी जी। ऑब्वियसली बीजेपी जो आज है, इसके बनने में और इसके प्रेजेंट स्वरूप में ऑर्गेनाइजेशनली जो हम लोग को बाहर से दिखता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान करीब 20 वर्षों तक तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब का ही रहा है। उस नज़रिए से उनको कभी मिले आप उनसे? मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ। एंड डिड यू कन्वे दिस फीलिंग टू हिम? हाँ, बिल्कुल, ये कहने के लिए मिला कि साहब बहुत आपने जो जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो जिस तरह की लीडरशिप पार्टी में डेवलप करी है, वो मतलब हम लोग जैसे व्यक्ति मतलब जो अभी नया शुरू कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए अनुकरणीय है। क्या बोले आडवाणी जी? अब क्या बोले इतना तो अभी याद नहीं है, लेकिन मैं मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ। अच्छा, 2014 के बाद मिला हूँ। जी, ये जो राजनीति के विद्यार्थी हैं या राजनीति में आने के इच्छुक हैं, इस यात्रा पॉलिटिक्स पे या यात्रा के टूल पे आप क्या उनको सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल ये सलाह देंगे कि भाई देखो, ये यात्रा या पद यात्रा या बस यात्रा, या ये देखिए, जनता से एक्सेसिबिलिटी, उनसे संवाद, वो इम्पोर्टेंट है, मीडियम इम्पोर्टेंट नहीं है। आप गाड़ी से जाकर करें, आप फेसबुक से करें, जूम से करें, रैलियों के माध्यम से करें, छोटी गोष्ठियों के माध्यम से करें, गाड़ी से जाएं, पैदल जाएं, उन चीज़ों का बहुत महत्व नहीं है। अपने लोगों को सुनना होगा। महत्व ये है कि आप जिनका नेतृत्व करना चाहते हैं या जिनके साथ जुड़कर आप कुछ बनाना चाहते हैं, अगुवा बनना चाहते हैं या जिनको जोड़ना चाहते हैं, उनके बीच में तो आपको जाना ही पड़ेगा, उनके साथ समय बिताना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। टू माई माइंड व्हाट आई टेल पीपल, एक्सेस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेकिंग ऑफ ए लीडर। अगर आप अपने लोग, अपने कंस्टिट्यूएंट्स के लिए एक्सेसिबल नहीं हैं, तो दैट कुड बी द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन यू बीइंग ए लीडर और नॉट बीइंग ए लीडर। आप काम करें न करें, कर पाएं या ना कर पाएं, लोग सैकड़ों गलतियों को माफ़ करने को तैयार होते हैं, लेकिन अगर आपने नीचे, आप तो बहुत ग्राउंड कवर करते हैं पॉलिटिक्स में, सबसे ज़्यादा लोगों को गुस्सा इस बात पे रहता है कि आदमी दिखता ही मिलते नहीं है, 5 साल बाद शक्ल दिख रही है। उस पर जनता का तो, जो मैंने 10 साल, जो मेरा अनुभव है
कि एक्सेसिबिलिटी टू द कम्युनिटी विच यू वांट टू रिप्रेजेंट और विच यू आर रिप्रेजेंटिंग, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कई लोग कहते हैं साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पद नहीं है, मैं कैसे समाज का लीडर बन सकता हूँ। अगर आप समाज के लिए अवेलेबल हैं, सिर्फ शरीर से अवेलेबल हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस है। प्रशांत, आपने कम्युनिटी का जिक्र किया, जो यहाँ के चौक चौराहों पर आपकी संभावनाओं को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें जो सबसे बड़ा आखिरी यक्ष प्रश्न है वो ये आता है कि बिहार के बारे में और इस देश के बारे में भी एक ये राजनीतिक समझ बनी है, बनाई गई है कि जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, सही जाति गोलबंदी बहुत ज़रूरी है चुनाव जीतने के लिए। फिर उसमें एक सबटेक्स्ट जोड़ा जाता है कि दिल्ली जैसे इलाकों में जहाँ जाति थोड़ी सी मर्ज जाती है और भी एस्पिरेशंस होते हैं फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल, वहाँ तो फिर भी इसको नकारना या इसके पार एक नैरेटिव बिल्ड करना आसान है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में ये खासा मुश्किल है। और ये पूछा जाता है कि प्रशांत किशोर इसको कैसे डिकोड करेंगे। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो अपने आप में दिखाता है कि आप खुद आपने ज़मीन पर इस चीज़ को भापा है और देखा है कि जाति इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। यस, इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। एग्री। जो पत्रकार जमीन पर उतरकर जिन्होंने समाज को, पॉलिटिक्स को बहुत एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया है, या जो एनालिस्ट, विश्लेषक जो बैठे बैठे ये लिख रहे हैं, उनको ये कोई आइडिया नहीं है कि जाति की समझ होना और जाति की राजनीति करना दोनों दो बात है। अगर आप सक्सेसफुल नेता बनना चाहते हैं, किसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, तो आपको समाज के विभिन्न पहलुओं की समझ होनी चाहिए। जाति भी उसमें एक पहलू है। जाति की समझ होना एक बात है, वो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको समाज की आर्थिक स्थिति की समझ होनी चाहिए, समाज की जाति की स्थिति, जातिगत समीकरण को आपको समझना पड़ेगा, समाज के जो धर्म से रिलेटेड बातें हैं उसको समझना पड़ेगा, सारे पहलुओं को समझना पड़ेगा। जाति भी उसमें एक इम्पोर्टेंट पहलू है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव, और मैं आपके दर्शकों को ये समझाना भी चाहता हूँ, कई बार लोग ये मान लेते हैं कि भाई जाति पर ही वोट पड़ता है। पहली बात कि बिहार में जाति पॉलिटिक्स के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी अन्य राज्यों में है। दिल्ली तो पूरा राज्य नहीं, तो दिल्ली एक सिटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, कर्नाटक ले लें, तमिलनाडु ले लें, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां मैंने खुद से फर्स्ट हैंड, मेरा अपना एक्सपीरियंस है चुनाव से जुड़े रहने का, चुनाव कंडक्ट करने में हिस्सा लेने का, जाति हर जगह उतनी ही बड़ी सच्चाई है, वो समाज का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट हो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूं। समाज में जो जातियों का अनुपात है, जो प्रोपोर्शन है, वो तो बदलता नहीं है। मान लीजिए कि इस बिहार में दलित 15% हैं, तो वो 1984 में भी 15 रहेंगे, 1989 में भी 15 रहेंगे, आज भी 15 रहेंगे। बहुत लंबे काल में 0.5% या 1% ऊपर नीचे हो सकता है। तो जातियों का जो अनुपात है समाज में, जातियों की जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, फिर भी रिजल्ट हर चुनाव में अलग आते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए बिहार में 84 में कांग्रेस की बड़ी भारी जीत हुई, तो लोगों ने कहा कि भाई वो तो इसलिए हुई कि इंदिरा जी की डेथ हुई थी, उस इमोशन में आकर, उस इमोशन की लहर में कांग्रेस जीत गई। एज आडवाणी एप्टली पुट इट। ठीक है, लोकसभा ने अब दूसरी बार समझिए, मैं आपको 3-4 एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे राज्यों की बात छोड़ दीजिए। 84 में बिहार में कांग्रेस इंदिरा जी की डेथ से उपजी जो इमोशनल लहर थी उसकी वजह से जीत गई, यानी कि जातियों के आधार पर वोट नहीं हुआ, जाति से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया। 1989 में 5 साल बाद यहां पर बीपी सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी जीत कर आई, जनता दल। उस समय एक नैरेटिव बना बोफोर्स के खिलाफ, एंटी करप्शन, बीपी सिंह जी के लिए नारा कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उस नैरेटिव के आधार पर लोगों ने कहा 89 क्यों जीत गया बीपी सिंह जी? इसलिए कि भाई उनकी लहर थी, एंटी बोफोर्स का लहर था। 2014 में, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, 2014 में इसी बिहार में भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में जीत कर आ गई। अब अगर आप इन तीनों पार्टियों के लीडर्स को देखें, 84 में कांग्रेस के लीडर राजीव गांधी थे, उनकी जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं 2084 में? बीपी सिंह की जाति के कितने लोग 89 में थे? और मोदी जी की जाति के कितने लोग 14 में थे? ये आपको क्या दिखाता है
84 में 3 इंस्टेंस क्यों ले रहा हूं? एक इंसिडेंट इवेंट से रिलेटेड लहर है सो कॉल्ड, दूसरा एक नैरेटिव के अराउंड लहर है, और तीसरा एक व्यक्ति के अराउंड। तो अगर कोई इवेंट, कोई नैरेटिव या कोई चेहरा लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर कर जाए, कैप्चर कर ले, उनका भरोसा जीत ले, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। इन एब्सेंस ऑफ a face or a narrative or an event, societies sometimes tend to fall back on the caste, कि चलो भाई कुछ नहीं, अपने जाति वाले को ही दे देते हैं। तो अगर हमारी पात्रता नहीं है और मैं हार जाता हूं, तो मैं कहता हूं भाई मैं क्या करूं, तो जाति के आधार पर वोट पड़ गया। लेकिन अगर मैंने नैरेटिव या भरोसा जनता का जीता होता, तो समाज में वो ताकत है। और ये मेरा असेसमेंट नहीं है, मैं आपको फैक्ट से, डेटा से बता रहा हूं। चुनाव आफ्टर चुनाव, जब भी कोई ऐसा चेहरा, जब भी कोई ऐसा नैरेटिव, जब भी ऐसा कोई प्रयास हुआ है जिसने कि सोसाइटी के इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, तो सेम सो कॉल्ड कास्ट रिडन सोसाइटीज हैव रिजन अबव द कास्ट एंड वोटेड फॉर अ पर्सन और अ पार्टी। तो जो भी राजनीतिक विश्लेषक है वो इन बात, और उसको एक शब्द में बता देते भाई वो तो लहर वाला इलेक्शन था इसलिए वो जीत गए। भाई आपको ये समझना था कि वो लहर क्यों था, और ये क्या गारंटी है कि वो लहर आगे नहीं हो सकती है, वो लहर फिर बनाई जा सकती है। आप अपने जवाब में और नहीं, एक दूसरा, एक और उसका अंतिम पहलू मैं आपको बता, थोड़ा आंसर लंबा हो रहा है, लेकिन चूंकि ये मैं सुन के थक गया हूं। अभी आप देश भर में जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग आप प्राइम मिनिस्टर को भी उसमें जोड़ लीजिए, उनकी जाति के, उनके राज्यों में कितने लोग रह रहे हैं आप काउंट कर लें। आप इन्वेरिएबली देखेंगे कि जो न्यूमेरिकली जो सबसे बड़ी जातियां होती हैं, उनके नेताओं को जीतना ज्यादा मुश्किल है। एक एंटी पोलराइजेशन इसलिए कि किसी जाति की मान लीजिए 15%, 20%, 25% जनसंख्या है, तो आपको शुरुआती 25% वोट तो एक मुश्त दिखता है, लेकिन उस जाति या उस वर्ग के खिलाफ पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा है दूसरे कास्ट में, क्योंकि बाकी दूसरी जातियां जो हैं या दूसरी जातियों के जो लोग हैं उस पर्टिकुलर जाति से डरते हैं कि भी अगर इनके पास सत्ता आ गई तो सारे सब कुछ इन्हीं के पास चला जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि समाज में जो न्यूमेरिकली सबसे बड़ी जातियां हैं, और आप राज्य आफ्टर राज्य उठाकर देख लीजिए, जो सबसे बड़ी जाति के लीडर हैं, मेनी ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग टू गेट द नंबर दैट इज रिक्वायर्ड टू विन द इलेक्शन। हाँ, वो पावरफुल कॉम्पिटिटर दिखेंगे आपको क्योंकि उनके पास एक बेस, सो कॉल्ड बेस है, लेकिन उसमें एडिशन करना उतना ही मुश्किल है। जाति आधारित जनगणना पर प्रशांत किशोर का क्या रुख है? मेरा रुख बिल्कुल क्लियर है। ऐसी कोई जानकारी जिससे सरकार को नीति निर्धारण में या उसके बेहतर टारगेटिंग में मदद मिलती है उसको करना चाहिए। अगर जाति आधारित जनगणना होने से समाज में या सरकार में ये बेहतर जानकारी हो कि कौन से लोग हैं जो सरकार की योजनाओं से, उनके बेनिफिट से वंचित हैं, या उनको बेहतर टारगेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? ओके। और आपको लगता है कि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स में कास्ट एक अहम फैक्टर है, क्योंकि आपने काफ़ी काम किया है इस फील्ड में? नहीं, सोशल वेलफेयर जो अभी हमारे देश में जो व्यवस्था है, कास्ट आधारित प्रोएक्टिव मेजर्स जो हैं, जो जातियां जिनको लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस काइंड्स की वजह से पीछे छूटे हुए हैं या उनको अभी आज भी वो पीछे हैं दूसरे वर्गों के मुकाबले, अगर उनको प्रोएक्टिव मेजर्स से कुछ मदद की जा रही है या उनको कुछ एडवांटेज या बेनिफिट दिया जा रहा है, तो मैं बिल्कुल उसका पक्षधर हूँ। अब आप चूंकि पॉलिटिक्स में आने की संभावना जताई जा रही है आपके बारे में, वो पार्टी होगी नहीं होगी, आप एक बार नहीं, पॉलिटिक्स में तो मैं हूँ ही, फुल टाइम हूँ। पार्टी बनेगी कि नहीं? पार्टी बनेगी कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोगों, मेरे एक साल के लोगों के मिलने मिलाने, उनसे संपर्क और उनके सुझावों के आधार पर आधारित है। इज देयर अ प्लान बी? नहीं, देयर इज नो प्लान बी। आई डोंट वर्क विथ मेनी प्लान बी, प्लान सी। अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो उस समय देखा जाएगा, प्लान बी बना लेंगे। अभी आज का प्लान बस एक ही है कि बिहार में अगले 1 साल तक हर वो व्यक्ति जो मेरे से मिल सकता है, मैं जिस तक पहुंच सकता हूं, जो मेरे से बात करना चाहता है या मैं उनसे बात कर सकता हूं, उनसे जाऊं, मिलूं, बात करूं, समझूं और आगे का रास्ता तय किया जाए साथ में मिलकर। और इस दौरान जो बिहार की समस्याएं हैं उनके समाधान टटोले जाए।
देखिए, बिहार की समस्याओं पर मैं जानबूझकर समस्याओं को लेकर मैं स्पेसिफिक कमेंट अभी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि एक समझ जो मेरी है वो जैसे आपकी समझ है या जो बाहर से जो लोग इसको देखते हैं, अध्ययन करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके आधार पर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें जब मैं अभी लोगों के बीच जा ही रहा हूं तो मुझे थोड़ा अपने थॉट्स को विराम देना चाहिए, लोगों से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर ही उनकी समस्याओं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि बहुत तकलीफ होती है। अभी बीपीएससी का इम्तिहान हुआ, सैकड़ों हज़ारों छात्रों ने कि भैया लल्लन टॉप हमारी मांग उठाए, जो कि वो उठाता भी है। यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे मैसेज करते हैं कि इस साल में दाखिला लिया था, 5 बरस हो गए अभी तक डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। जब हम बिहार में घूमते हैं और हमारे सहयोगी पंजाब से आए, पंजाब की अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन्होंने जब पंजाब के गांव देखे जो इनका प्राथमिक रेफरेंस पॉइंट है, और जब ये चुनाव के सिलसिले में या दूसरी रिपोर्टिंग सिलसिले में बिहार के गांव देखते हैं, तो हम लोगों के लिए वो बहुत ही टाइम ट्रेवल होता है। मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, लेकिन हमें ज़मीन की कमी नहीं दिखती। हमारे यहाँ गांव इतने डेंस नहीं बसे हुए हैं बुंदेलखंड में भी कि छप्पर डालने के लिए भी गुंजाइश ना हो। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे आई लुक फॉरवर्ड कि अब 1 साल की यात्रा के बाद आपकी क्या राय बनी। बिल्कुल, देखिए, हर समस्या जो बिहार में है उसका जो डेस्क आकलन आप कह लीजिए, तो पिछले 1 साल में मेरे प्रयास, मेरी सोच का वो हिस्सा रहा है। उस पर मेरी एक सोच है, लोगों का मैंने सलाह लिया है, उस पर कुछ बनाया है, लेकिन उसको मैं पब्लिक करूं, सार्वजनिक करूं कि भाई समस्या ये है और इसका इस तरह से निदान निकाला जा सकता है, उससे पहले मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, उनके इनपुट भी उसमें समाहित करना चाहता हूं। उसके बाद ही सब मिलके उसको एक चर्चा करेंगे, पब्लिक डोमेन में डालेंगे कि भाई रोजगार के लिए बिहार में क्या हो सकता है, शिक्षा के लिए बिहार में क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बिहार में क्या होना चाहिए, बिहार में अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, बिहार के जो एक तरह से ध्वस्त हुई शहरी व्यवस्था है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, बिहार में जो पलायन की समस्या है दशकों से है उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। इन सारे पहलुओं पर विचार भी करा है, मंथन भी किया है, उसके जो एक्सपर्ट्स सो कॉल्ड हैं उनसे भी चर्चा करी है, मेरी एक अपनी सोच भी है, उसको एक जगह लिपिबद्ध भी किया है। लेकिन वो एक डेस्क रिसर्च का हिस्सा है। अभी जब मैं नीचे जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, तो वो एक तरह से ड्राफ्ट 0 है, उसके आधार पर लोगों से बात करूंगा, समझूंगा, फिर उसका एक बेहतर ड्राफ्ट लोगों के इनपुट के आधार पर बनाकर फिर उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं जो जनता के सवाल हैं, खास तौर पर बिहार की जनता के, उन तक जाऊं, मैं एक थोड़ा सा एक पॉलिटिक्स में या किसी भी किस्म के बैटल में बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने अपोनेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी आकलन करो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीजेपी? हम 2022 में ये संवाद कर रहे हैं। बीजेपी इन बिहार एंड इन कंट्री एज वेल, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है आपकी नज़र में? नहीं, मैंने बीजेपी की स्ट्रेंथ तो आपको दिख ही रही है। बीजेपी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल फोर्स इन बिहार एंड इन इंडिया। वीकनेस उनकी है, मैंने पहले भी कहा है, ओवर डिपेंडेंस ऑन मिस्टर मोदी। यस, ओके। तेजस्वी यादव, आरजेडी, बेसिकली कास्ट बेस्ड पार्टी है, तो और उनको उनके लेगेसी में जो भी लालू जी के पुत्र होने के नाते उनको जो मिला है वही उनकी स्ट्रेंथ है, वही उनकी वीकनेस है। चिराग पासवान, एलजेपी, इज ही अ स्पेंट पॉलिटिकल फोर्स और ही स्टिल हैज फ्यूचर? नहीं, चिराग मेरे मित्र भी हैं और आई वुड नेवर कॉल हिम ए स्पेंट फोर्स। चलिए, गनीमत है, इस पूरी बातचीत में आपने पहली मर्तबा किसी राजनेता के लिए कहा है कि गांधी यू सेड आपके मित्र नहीं है। नहीं, गांधी मेरे मित्र नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, मैंने उस सेंस में कहा। मैं चिराग पासवान, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैंपेन भी चला रहे थे। चिराग पासवान मेरे मित्र हैं और मैं समझता हूँ जो वेरी फाइन जेंटलमैन, और जो कर रहे हैं उसका मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरे से पहले से बिहार में लगे हुए हैं और सही सोच के व्यक्ति लगते हैं मुझे। तेजस्वी के बारे में आपने ये बात नहीं कही? तेजस्वी को मैं बहुत जानता नहीं हूँ। मेरी मुलाकात चिराग से कई बार हुई है, उनसे मैं मिलता रहा हूँ, उनके पिताजी थे तब भी मिलना बैठना बातचीत होती रही है। तेजस्वी से मैं ज़्यादा जानता नहीं। जब मैंने 2015 में काम किया यहाँ पे, उस समय लालू जी से ही बातचीत होती थी, लालू जी से ही सब कुछ बात होती थी। उसमें तेजस्वी तो पिक्चर में थे नहीं। और उसके बाद मैं जब यहाँ से चला गया तो तेजस्वी का तो जो भी मतलब राजनीतिक पटल पे वो जो आए हैं वो 17 के बाद आए हैं। 17 के बाद मैं बिहार में रहा नहीं हूँ राजनीतिक तौर पे।
नहीं, 18-19 तक तो थे ही। नहीं, 18 में तो मैं आया था जदयू में, लेकिन उस समय तो कोई तेजस्वी से मैं उनके साथ, उस समय तो वो विपक्ष में है, तो मेरा उनसे डायरेक्ट कोई सरोकार था नहीं। एक नेता यहाँ पर आई, एक पन्ने का इश्तिहार देके बड़ा बज़ हुआ, पुष्पम प्रिया चौधरी, प्लूरल्स पार्टी। कई लोगों ने तो शुरुआत में ये सुरसुरी भी छोड़ी कि ये प्रशांत किशोर का इम्प्लांट है। मैं जानता ही नहीं हूँ कि ये कौन है। मैंने भी सुना है, जितना आप सुनते हैं, सुना है आपने, उतना ही मैंने भी सुना होगा, या उससे भी कम, क्योंकि उस दौर में मैं यहाँ था नहीं, मैं बंगाल में था। लेकिन मैं जानता ज़रूर हूँ कि कोई महिला हैं जिन्होंने कि एक प्रयास किया है, और शायद उनको कोई बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन सबको डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में प्रयास करने का अधिकार है। आपने महिला का जिक्र किया, महिला वोटर को लेके भी बिहार में बहुत बात होती है, और ये भी कहा जाता है कि बिहार ने ही उस थ्योरी को मजबूती दी कि दे कैन बी रेंट एज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, बीट वेलफेयर स्कीम्स, बीट लॉ एंड ऑर्डर। हमने यूपी में भी देखा, और भी जगहों पे। प्रशांत किशोर के इस पे थॉट्स क्या हैं? नहीं, महिला एज ए वोटिंग ब्लॉक इंक्रीजिंगली बिकमिंग इम्पोर्टेंट, ये तो सिद्ध बात है। इतनी बड़ी उसका इतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कई बार मीडिया दिखाती है, क्योंकि मीडिया को मैं बार बार वो जो मैं बताता हूँ, एक डिनोमिनेटर इफेक्ट है। अगर आप महिला वोटर्स और पुरुष वोटर का एकदम एग्जैक्ट नंबर देखेंगे तो महिला वोटर की संख्या कम है। तो अगर बराबर पोलिंग भी होती है तो परसेंटेज के टर्म में महिला वोटिंग परसेंटेज आपको ज़्यादा दिखता है, और फिर आप उसको सीधे जोड़ देते हैं कि मतलब महिलाओं में टर्नआउट ज़्यादा हुआ इसलिए एक पार्टी ए जीत गई या बी जीत गई। लेकिन अगर आप एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स देखेंगे तो वो महिलाओं का टोटल वोट जो है वो पुरुषों के वोट से ज़्यादा नहीं है। ऐसा इसलिए कि महिलाएं एज ए वोटर, उनकी जो संख्या, जो डिनोमिनेटर है, वो पुरुष एज ए वोटर से कम है, एक फैक्टर है। लेकिन महिला एज ए वोटिंग ब्लॉक इट्स इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। सरकारें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, महिलाओं को लुभाने के लिए या उनको आप अपनी स्कीम्स, अपनी विचारधारा, अपने ऑफरिंग से जोड़ने के लिए बेहतर प्रयास लोग कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा भी उनको, कुछ लोगों को तो ज़रूर मिल रहा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल। नरेंद्र मोदी ने जब उत्तर प्रदेश की चुनावी जीत के बाद ये बात कही ना कि कई लोगों ने कहा था कि 17 की जीत से ही 19 की जीत की पटकथा लिख दी गई, क्या वो ये भविष्यवाणी करने का साहस करेंगे कि 22 की जीत से 24 का चुनाव तय हो गया? आपने एक ट्वीट किया था। आपको अभी भी लगता है कि आज की तारीख में जब हम बातचीत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सामने कोई चैलेंज है पॉलिटिकली? देखिए, मैं इस चीज़ को कई बार आंसर कर चुका हूँ कि जो भी देश को चला रहा है, और मैंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि मोर सो फॉर देम, दे नो इट, कि ऑपोजिशन देश में कभी कमज़ोर नहीं है। क्योंकि आप जब जीत के आते हैं तो आपको 40% वोट मिलता है, और 60 लोग आपके ऑपोजिशन में होते हैं। पर नेता और नैरेटिव नहीं है। मैं उस पर आ रहा हूँ जी। तो 10 आदमी जो वोट करने जाता है उसमें 4 आदमी आपके फेवर में वोट करता है, 6 आदमी आपके ऑपोजिशन में वोट करता है। तो ऑपोजिशन वीक नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज और जो ऑपोजिशन फॉर्मेशन है वो वीक हो सकता है। इसलिए 24 में क्या होगा, 26 में क्या होगा, इस तरह की भविष्यवाणी करने की कोई क्षमता मेरे में है नहीं। नोबडी न्यू कि वीपी सिंह आएंगे और चेंज हो जाएगा। ये तो बिल्कुल देखिए, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं जो मैंने बात कही कि आप 17 के आधार पे 12 के आधार पे आप 14 प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। 17 के आधार पे 19 प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। उसी तरह आप 22 के आधार पे 24 प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि 22 में अगर बीजेपी जीती है तो 24 में जीत नहीं सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जस्ट बिकॉज आप 22 में जीत गए तो 24 भी जीतेंगे। राज्यों के चुनाव अलग हैं, और 24 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो अलग है, वो अलग मुद्दों पर होगा, अलग तरीके से होगा। मैंने इतनी बात कही, ये तो लॉजिक की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ कि कौन 24 में जीतेगा, कौन हारेगा। अच्छा, एक बात बताइए प्रशांत किशोर, कि 1 साल की यात्रा के बाद मान लीजिए ये तय पाया जाता है कि जन स्वराज का जो अभियान है उसे एक पॉलिटिकल फ्रंट की शक्ल दी जाए, क्या वो बिहार सेंट्रिक पार्टी होगी या एक ऐसी पार्टी होगी जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसका अखिल भारतीय चरित्र होगा, नॉर्थ इंडियन चरित्र होगा? क्या दूसरी पार्टियों के कुछ अहम नेता आपके संपर्क में हैं अलग अलग राज्यों में, जो खुद मुख्यमंत्री बनने की या अपने राज्य की कायाकल्प की महत्वाकांक्षा रखते हैं? स्वरूप कैसा होगा अगर पॉलिटिकल फ्रंट बनता है? अब तक की चर्चा। देखिए, मैं उसको ऐसे कहूँगा कि जब ये यहाँ पर जन स्वराज का जो भी अभियान है जैसे जैसे अनफोल्ड होगा, जो बाहर के लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं
ठीक है, बिहार में उसको बहुत क्लोजली लोग देख रहे हैं, जो बाहर रहे हैं वो थोड़ा कम क्लोजली उसको देख रहे होंगे, या थोड़ा बहुत उनको आइडिया तो है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं दे बेसिकली दे वेट एंड सी कि भैया क्या होता है। ये इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो साल भर के पहले ही आप देखें कि 2-3 राज्यों में इस तरह के और प्रयास किए जा रहे हैं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस यात्रा के एंड में जो निर्णय होगा उसके बाद ही इसका नेशनल, इसीलिए मैंने कहा शुरुआत बिहार से। अगर कल कोई व्यक्ति झारखंड से आकर ये कहता है कि भाई मैं इसको यही प्रयास या सिमिलर प्रयास मैं झारखंड में करना चाहता हूँ, तो हम लोग जैसे व्यक्ति का आंसर क्या होगा कि मैं तो उसका स्वागत ही करूंगा कि भाई आप भी कीजिए वहां पर। तो ये एकदम संभव है कि आप इसको अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में देखें कि 1 या 2 या 4 या 5 अलग राज्यों में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। ये भी संभव है कि अगले 2 साल में बिहार के बाहर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रयास ना हो, मुझे पता नहीं है। इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट कि दूसरे राज्य में जो इस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं ये इसमें कोई मेरिट देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर वो मेरिट देखते हैं और वो करना चाहें तो उनका स्वागत है, वो करें, इसमें क्या दिक्कत है। ये तो भविष्य की बात हो गई। थोड़ा सा अतीत में पीछे लौटे तो लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने टीएमसी के बैनर तले अपनी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार शुरू किया। हरियाणा में अशोक तंवर ने ज्वाइन की, फिर वो आप में चले गए, आपने गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री को ज्वाइन करवाया, इस तरह की बातें चली। किस तरह की राजनीतिक समझदारी थी आपकी और ममता बनर्जी के बीच, अगर कोई थी या नहीं? देखिए, फिर ये मतलब पूरा जो मैंने आपको कहा कि 1 साल जो मैंने अपने लिए ब्रेक का रखा, सोचने समझने एक्सप्लोर करने के लिए रखा। मैंने कई पार्टियों कई लीडर से मैंने बात करी होगी, सारी संभावनाओं को एसेस किया होगा, और उसमें टीएमसी से भी बात करना शामिल रहा है। लेकिन टीएमसी जो एज ए पार्टी कर रही है, मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब आपको इतनी बड़ी जीत मिलती है, जितनी बड़ी जीत टीएमसी को उतने एक टफ इलेक्शन में बंगाल में मिली, स्वाभाविक है कि वो जो पार्टी की लीडरशिप होती है, पार्टी का जो कैडर होता है, उसका समर्थक होता है, वो सोचता है कि भाई इसके आगे बढ़े, इसके आगे मेरा विस्तार हो, उस दिशा में उनका जो भी प्रयास हो। जिन राज्यों में भी बंगाल के बाहर गए होंगे उसमें उनका प्रयास है। अगर वो प्रयास को ट्रैक्शन नहीं मिलेगा तो जैसा आपने बताया कुछ लोग छोड़कर वहां से निकलने लगेंगे। अगर उन प्रयासों में कुछ सफलता मिलेगी तो और लोग जुड़ेंगे। वो प्रशांत किशोर से डिपेंडेंट नहीं है। अगर बंगाल में वो जीते, मान लीजिए कि 2015 में नीतीश जी जीते थे बिहार में महागठबंधन में, तो पूरे देश में ऐसी चर्चा भी नीतीश ऐसे फेस हो सकते हैं, नीतीश जी आगे बढ़ सकते हैं। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई पार्टी बड़ी जीत, कोई नेता बड़ा जीत उसके पीछे आती है तो उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है या वर्कर्स की प्रेशर है, उनका एस्पिरेशन है कि भाई हम जहां हैं इससे आगे बढ़कर प्रयास करें। जमघट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जनता के सवाल। तन्मय ने यूट्यूब पर पूछा है, व्हाट एग्जैक्टली आर हिज पॉलिटिकल एम्बिशंस एंड व्हाई इज ही नॉट स्टेइंग इन वन पार्टी फॉर अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। आपके जो दर्शक हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें ये पता ही नहीं कि मैं किसी पार्टी में तो हूँ नहीं, तो किस पार्टी में स्टेक करने की बात कह रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि आपके जो अलग अलग पॉलिटिशियन से अलाइनमेंट हैं, प्रोफेशनल। भाई जब जो आईपैक की जो काम करने का तरीका था, उसका वो इनबिल्ट फीचर है कि जिस पार्टी के साथ आप काम करते हैं वो पार्टी एक बार जीत जाए तो फिर वहाँ आप न रहें, वहाँ से अलग हट जाएं। उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है जो लोग समझते नहीं हैं कि अगर पार्टी जीतने के बाद अगर आप वहाँ बने रहेंगे तो इन ऑल लाइकलीहुड यू विल बिकम ए ग्लोरीफाइड नेटवर्कर। आप वहाँ बैठे रहेंगे, फिर सरकार आ गई, फिर उस सरकार के इश्यूज में आपको दखलंदाजी करने लगेंगे या लोग आपके कॉन्टैक्ट्स का या आपके रुतबे का फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए मेरा अपना प्रयास ये रहा है, और आईपैक उसको जब तक मैं था ये फॉलो करते रहे हम लोग कि भाई एक बार चुनाव सरकार बन गई, मुद्दे तय हो गए, सरकार बन गई, अब उसके बाद वहाँ से हटिए, जो आपको जो दूसरा काम करना है वहाँ जाकर कीजिए। ऑलराइट। विमल निषाद ने पूछा है कि प्रशांत जब जेडीयू से दूर हुए तो कयास लगा कि आप ज्वाइन करेंगे, फिर टीएमसी, फिर कांग्रेस, किसी पार्टी से बात नहीं बन पा रही, क्या उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है इसलिए? और इसमें मैं एक सवाल जोड़ दूं, क्या आपकी कभी अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने या इस तरह की बातचीत हुई कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल चेहरा रहें और प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बन जाएं? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टियों से मैंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली के चुनाव में काम करा जी। और कई लोग ऐसा बताते हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते, तो ये पहले भी बात रही है, मैंने भी उसको एक्सप्लोर किया है कि भाई
क्या ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सप्लोर किया? बिल्कुल एक्सप्लोर किया। क्या बात हुई अरविंद केजरीवाल से? मैं क्या बात हुई है तो वो बात का तो कोई महत्व नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने दिमाग में उसको एक्सप्लोर किया होगा, और उसको एक्सप्लोर करने को जो, जैसे जिस सज्जन ने भी ये पूछा है, आप टीएमसी की बात करें या किसी XYZ पार्टी की बात करें, आप देखते हैं, संभावनाओं को एसेस करते हैं, आपको कुछ सही लगता है, कुछ गलत लगता है। जब आपका पूरा कन्विक्शन होगा तभी तो आप ज्वाइन करेंगे। मुझे वो नहीं दिखा होगा, इसलिए नहीं ज्वाइन किया। शाकिर पठान ने पूछा है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति को चुनौती देने के लिए कौन से मुद्दे जनता के सामने लाने चाहिए? भाई ये तो आइडियोलॉजिकल बैटल है। मैं इसको दूसरे तरीके से आंसर करता हूँ। मतलब बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है उसके, मैं ऐसा पहले मानता नहीं हूँ कि मतलब हिंदूज आर ऑल कन्विंस्ड विथ दिस बहुसंख्यकवाद की राजनीति। तो जो लोग कन्विंस नहीं है, और इसको मैं हमेशा हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि भाई हर एक वो हिंदू जो एटलीस्ट अभी तक का जो इलेक्टोरल डेटा है उसके आधार पे तो यही दिखता है कि भाई हर एक वो हिंदू जो बहुसंख्यकवाद की शायद जो परिकल्पना जैसी बताई जा रही है उससे कन्विंस है। एक हिंदू ऐसा है जो उससे कन्विंस नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी यूनिवर्सल बात हो गई है कि हर हिंदू बहुसंख्यकवाद। So you are challenging that very notion. नोशन नहीं, ठीक नहीं। शिवम वाजपेयी पूछ रहे हैं ट्विटर पे कि क्या राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए बिहार यात्रा जरूरी है? मुख्यमंत्री इतनी यात्राएं कर रहे हैं, चिराग ने की, तेजस्वी ने की। नहीं, फिर जैसा मैंने आपको पहले कहा, यात्रा करें या आप पदयात्रा करें, जनसंपर्क लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको जनता के बीच में रहना है, जनता से संवाद बनाए रखना है। मीडियम आप क्या चुनते हैं ये आपके कंफर्ट और आपके सोच पर निर्भर करता है। जिस सोच से भी आप जिस मीडियम को भी आप पावरफुल समझें उसको यूज़ कीजिए। दिव्यांश का सवाल है कि आपने इस देश के कई बड़े नेताओं के साथ काम किया है, किसके साथ काम करना सबसे ज़्यादा आसान रहा और किसके साथ काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल? मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया मुझे कोई तकलीफ, कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं, एक्सेप्ट फॉर कांग्रेस जहाँ मुझे तकलीफ हुई थी और काफ़ी परेशानी हुई। और वही वजह है कि मैं कांग्रेस से जो भी सब्सिक्वेंट मेरी बातें हुई हैं उसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहता हूँ या एक्स्ट्रा कॉशियस रहता हूँ, क्योंकि तजुर्बा खराब रहा 2017 यूपी में। बिल्कुल तजुर्बा खराब रहा, और खराब तो नहीं कहूँगा, कठिन रहा। उन्होंने कहा तकलीफ हुई क्योंकि बड़ी पार्टी है, उसके लेयर्स बहुत हैं और डिसीजन मेकिंग को लेकर कभी कभी समस्याएं रही हैं। लेकिन वो उनका कैरेक्टर, उस पार्टी का कल्चर या कैरेक्टर है, मैं उसको दोष नहीं दे रहा हूँ। मतलब मुझे उसमें तकलीफ हुई और मेरे में कभी आस उस दर से छूटती ही नहीं, जाके देखा न जाके देख लिया। नहीं, ये तो आपका अपना नजरिया है। आदित्य पूछ रहे हैं कि अगर किसी की इलेक्शन मैनेजमेंट की फील्ड में रुचि है तो कहाँ से स्टार्ट करें? करियर किस तरह का इस फील्ड में? ही वॉन्ट्स टू बी द नेक्स्ट प्रशांत किशोर। समाज की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर बनाइए। अगर इलेक्शंस को और राजनीति को समझना चाहते हैं तो समाज को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप समाज को समझेंगे तभी आप राजनीति को समझ सकेंगे, और जब राजनीति को समझेंगे तभी किसी को कोई सलाह दे पाएंगे। मिस्टर चैटर्जी ने पूछा है कि आप आईपैक में हैं या नहीं, और अगर नहीं हैं तो आप टीआरएस के साथ डील फाइनल करने के लिए केआरएस से क्यों मिले? नहीं, देखिए, मैं टीआरएस के साथ डील फाइनल करने मिला था ये किसने बताया? भाई जैसे केसीआर साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं प्रशांत से मेरी दोस्ती 7-8 साल पुरानी है और हम लोग मिलते रहते हैं। ओके। मोहित पूछ रहे हैं कि अगर आपको लालू नीतीश की पॉलिटिक्स से इतनी दिक्कत है, सो व्हाई वर यू हेल्पिंग देम इन विनिंग इलेक्शन? नहीं, मुझे लालू नीतीश के पॉलिटिक्स से दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया था, मैं बिल्कुल ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल उलट बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने किया, जो उनके दावे हैं, इसके बावजूद बिहार नहीं सुधर रहा है, इसके बावजूद बिहार में तरक्की नहीं हो रही, तो हमें एक नए प्रयास और नए सोच की जरूरत है। जब उनके साथ काम किया तो भी जो मेरी उस समय भूमिका थी उसमें सारे प्रयास करके 7 निश्चय का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, 7 निश्चय की जो पूरी परिकल्पना है, बिहार विकास मिशन की जो पूरी परिकल्पना है, वो तो सब कुछ उसमें लगाया दाव पर। अब उसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जैसी की सोच थी, तो उसके लिए मैं कहाँ से दोषी हो गया? मैंने उस व्यवस्था में कोशिश की। आप कह रहे हैं कि वो 7 निश्चय पे काम हो जाता, सब हो जाता, तो चीजें डिफरेंट होती, थोड़ी जरूर और बेहतर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं लालू जी और नीतीश जी और वो जो महागठबंधन के साथ काम कर रहा था, तो पहली बात कि मैं उनके पार्टी में था, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई सरकार में तो शामिल नहीं था, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के, उस महागठबंधन के एजेंडे को बनाने में जो 7 निश्चय के तौर पर बिहार में या बाहर भी जाना जाता है,
उसमें जितनी सोच, जितनी समझ मैं आज अपने लिए लगा रहा हूं, इतनी ताकत मैंने उस समय भी लगाई थी। 40,000 गाँव में जाकर लड़कों को भेजकर मैंने निकलवाया था कि भाई सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। उसके आधार पर ये 7 पॉइंट प्रोग्राम बनाए गए थे। उस 7 पॉइंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन, लेटरल इंट्रेंट, वो सारी व्यवस्था बनाई गई थी। उसकी जो पूरी सोच थी उसको मैंने साझा किया था, उसको करने की सलाह दी थी। करने में कुछ शुरुआती दिनों में प्रयास भी खुद की ओर से किया था। फिर जब मैं चला गया तो जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकार है, तो जवाबदेही उनकी है। शिवेंद्र पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर की इंटेंशन क्या है? मोदी को हराना, कांग्रेस की रिवाइवल, या अपने पॉलिटिकल फ्रंट को अक्रॉस द इंडिया फैलाना? क्या है आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा? मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। देखिए, महत्वाकांक्षा एक तो जीवन की कोई महत्वाकांक्षा लेके कोई चलता नहीं, इतना लंबा मैं सोचता नहीं हूँ। मेरी अभी की महत्वाकांक्षा ये है कि मैं बिहार में कोई एक ऐसा राजनीतिक प्रयास करूँ जिससे बिहार की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आए। अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल में बिहार देश के विकसित राज्यों में शामिल हो। ओके, एक ये आखिरी सवाल है कि बिहार को ये डर रहता है कि यहाँ पर पहले भी बड़े राजनीतिक आंदोलन हुए हैं। गांधी का आंदोलन हुआ, और हम कई फरलांग आगे आ जाएं तो जेपी के दौरान आंदोलन हुआ। बिहार कैसे एक नए राजनीतिक आंदोलन पर यकीन कर ले जब इतनी बार छला गया है? अलग अलग नेता आए, नया बिहार, सुशासन। मैं तो इसका उलट कहता हूँ। बिहार की जो स्थिति है उसमें शायद एक फैक्टर ये है कि यहाँ इतने सामाजिक आंदोलन पिछले 25-30 साल में हुए नहीं है। अभी जो बिहार में राजनेता हैं, जो लीडरशिप है अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन, आप लालू जी को ले लीजिए, नीतीश जी को ले लीजिए, इवन बीजेपी में भी सुशील कुमार मोदी जो अभी तक सबसे सीनियर लीडर थे यहाँ पे, ये सारे लोग जेपी आंदोलन के पौध हैं। जब 1970 उस जेपी आंदोलन के बाद बिहार में कोई बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल कैंपेन या कोई ऐसा आंदोलन या कोई ऐसा प्रयास जिससे कि नई लीडरशिप निकल कर आए, ऐसा हुआ नहीं है। और वो मैं एक तरह से शॉर्टकमिंग समझता हूँ। अगर वो होता तो आपको कुछ और बेहतर लीडरशिप दिख सकती थी। आखिरी सवाल प्रशांत किशोर इस लंबी बातचीत का, और ये भी कई नौजवान पूछते हैं, कैसे संतुलन साधते हैं आप पर्सनल और प्रोफेशनल का, पर्सनल और पॉलिटिकल का? आपकी पत्नी है, बिटिया है, और लोग गूगल भी खूब करते हैं आपके परिवार के बारे में जानने के लिए, दे आर रियली क्यूरियस। तो जब टीम ने रिसर्च की तो ये भी रिसर्च की कि गूगल पे प्रशांत किशोर के बारे में क्या क्या खोजा जाता है। नहीं, देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस में मेरा बहुत यकीन नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद, क्योंकि इतनी प्रायोरिटीज़ हैं, इतना प्रेशर होता है कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस करके चल पाना और दोनों जगह सही बन के रह पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बेहतर हूँ तो मेरी वाइफ का कंट्रीब्यूशन है उसमें, बिकॉज शी इज़ एबल टू प्रोबेबली सपोर्ट डिस्पाइट मी नॉट गिविंग द टाइम, डिस्पाइट नॉट बीइंग फेयर टू some of those aspirations and expectations on the family front। बेटा तो अभी छोटा है तो ठीक है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे कंप्लेन सब आते हैं, लेकिन वाइफ का कंट्रीब्यूशन है, आप मान सकते, ये लेकर चले, उसकी वजह से चल रही है गाड़ी। क्योंकि कई राजनीतिक परिवार जिनके साथ आपने काम किया है, उनकी फैमिली, उनका बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम भी होती है। नहीं, मेरी फैमिली भी बिल्कुल सपोर्ट है मेरा, तभी तो मैं जो कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो, वाइफ का सपोर्ट ना हो, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? डू यू डिस्कस विद जानवी योर पॉलिटिकल प्रोग्राम्स कि मैं ये करने सोच रहा हूँ? इतना नहीं। आप पूरे टाइम तो पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं। जब आप घर पे जाएंगे और वो भी मतलब रोज़ तो आप साथ में हैं नहीं, तो फिर आप उस समय फिर पॉलिटिक्स की बात करें, ऐसा तो बहुत रेयर है। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग पॉलिटिक्स की बहुत बात करते हैं। मुझे नहीं पता प्रशांत किशोर कि भविष्य के गर्भ में क्या है। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, किसी रमल विद्या में मैं पारंगत नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि बिहार की अभिलाषा क्या है इतनी दफ़ा चले जाने के बावजूद। जब हम उत्तर प्रदेश के गाँव में घूमते हैं या यहाँ के नौजवानों से सो कॉल्ड हिंदी पट्टी, जिसे कई संभ्रांत राजनीतिवेत्ता गोबर पट्टी कहते हैं तंज में, जब यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियों से बात करते हैं तो यही दिखता है कि इतने मुश्किलों के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे नहीं पता कि आपकी यात्रा का क्या निकष निकलेगा, लेकिन मैं
आई जेन्युइनली एंड सिंसियरली प्रे कि बिहार के लोगों को ऐसा राजनीतिक आंदोलन मिले, ऐसे नेतृत्व मिले, ऐसे युवा मिले जो वाकई उनकी समस्याओं पर काम करें, क्योंकि कब तक हम गौरवशाली इतिहास का हवाला देकर अपने वर्तमान को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही कह सकता हूं कि आप मेरे इंटेंट में या मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। अगर आपको मेरे किसी भी चीज़ को, मेरे पर्सनालिटी या मेरे काम के किसी एस्पेक्ट को लेकर आपके मन में शंकाएं हैं तो उसको बनाए रखिए, मुझ पर प्रेशर बनाए रखिए और मुझे जज कीजिए मेरे काम के आधार पर, जो मैं आगे आने वाले दिनों में, महीनों में, वर्षों में करूँगा, उसके आधार पर जज कीजिए और हार्शली जज कीजिए। अगर कमी हो तो उसको बिल्कुल बताइए ताकि सीखने का और सुधरने का मौका मिले। सत्ता के दावेदारों की आदत होती है कैमरे के सामने, जनता के सामने दावे करने की, पर परख का, पड़ताल का, पूछ का काम आपका है। जमघट का ये पूरा एपिसोड कैसा लगा? प्रशांत किशोर के दावों पर आपको कितना एतबार है? क्या लगता है क्या होगी इनकी पॉलिटिकल राह? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि संवाद का सिलसिला चलते रहना चाहिए। जमघट में एक नए दावेदार के साथ, एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। प्रशांत किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।